काफी सारे बोर्ड्स में ये चैप्टर आ रहा है, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हेल्दी और डिसीज फ्री में फिर क्या डिफरेंसेस हो गए। आपको ये तो याद करने ही करने हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हुई, तुमने कुछ खाया हो, वो आधा डाइजेस्ट होकर तुम्हारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ये वर्म्स वहां पर रहेंगे और तुम्हारा खाना खाना शुरू कर देंगे, तुम्हारी बॉडी तक न्यूट्रिशन जाएगा ही नहीं और तुम वीक हो जाओगे और फिर तुम डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराओगे और डॉक्टर्स बताएंगे तुम्हारे इंटेस्टाइन में वर्म है। पोलियो ऐसी बीमारी है जो हमारे लिम्स को पैरालाइज कर देंगी, बिल्कुल डिसफंक्शनल कर देंगी, काम नहीं कर पाएंगे हमारे ऑर्गन्स। तो इसीलिए आपको बचपन से 5 साल तक पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है कि आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी जनरेट कर रही है। हेलो बच्चों, वेलकम टू नीव यूट्यूब। हाउ इज एवरीवन? My name is Upasana Mongia, your biology mentor, and today we are starting with your new chapter, that is why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Why do we fall ill? इल का मतलब क्या होता है? बीमार पड़ना। तो हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? होता है ना, हर थोड़े दिन बाद हमें कोई बीमारी हो ही जाती है, चाहे हमें फीवर हो, कफ हो या कोल्ड हो, और भी कुछ बीमारियां हमें हो सकती हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं। तो क्यों होती हैं हमें बीमारियां, ये पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। इट इज गोइंग टू बी अ वन शॉट डिटेल्ड चैप्टर, लास्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। सो इस चैप्टर को ना आपको ऐसे समझना है that you are a doctor and you are trying to understand a patient, you are trying to understand what is a disease, healthy person क्या है, diseased person क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। देखो, अगर आपको डॉक्टर नहीं भी बनना है, जिनको डॉक्टर बनना है ना उनका ही फेवरेट चैप्टर होने वाला है। जिनको नहीं बनना है फिर भी आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, किस चीज से हम बीमार हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी एजेंट्स होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है सब आप पढ़ चुके हो। बीमार कैसे होते हैं वो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज हेल्थ, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री, डिसीज के कॉजेज क्या क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, देन सिम्टम्स एंड साइन। आपने सुना होगा, कभी डॉक्टर के पास गए होगे तो उन्होंने बोला होगा कि हाँ ये तो इस बीमारी का साइन है, इस बीमारी का सिम्टम है, वो हमें पढ़ना है। देन व्हाट इज हेल्थ, हाउ टू बी हेल्दी, डिसीजेज एंड इम्यूनाइजेशन, एंड देयर आर अदर टॉपिक्स ऑल्सो जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, यहाँ पर है सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम सारे अपने लाइफ के एक्शंस कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो क्या आप स्कूल जा पाओगे? होता है ना कि जब हम बीमार होते हैं तो स्कूल की छुट्टी ले लेते हैं, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो 1 हफ्ते की लीव डालते हैं, आपके टीचर्स बीमार होते होंगे, आपके फ्रेंड्स बीमार होते होंगे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, ताकि हम सारी एक्टिविटीज कर सके और अच्छे टाइम तक जिंदगी काट सके, है ना, जिंदगी गुजार सके। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने हेल्थ को कैसे डिफाइन करा है, या हेल्दी पर्सन को कैसे डिफाइन करा है। हेल्दी पर्सन कौन होता है? क्या तुम हेल्दी हो, खुद को हेल्दी कंसीडर करते हो? क्या मैं खुद को हेल्दी कंसीडर कर सकती हूँ? ये आपको ना इस डेफिनेशन के बाद पता लगाना है। WHO क्या कहता है, विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डू आई नीड टू राइट द फुल फॉर्म हियर? ओके, लेट मी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता होगा, इनका नाम आपने सुना होगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल लेवल पर डिसीजंस लेती है, राइट, इट टेक्स डिसीजंस ऑन द ग्लोबल लेवल। जैसे कोरोना के टाइम पर आपने काफ़ी इनका नाम सुना होगा कि WHO ने इस वैक्सीन को अप्रूव किया, WHO ने इस वैक्सीन के ड्रॉबैक्स बताए, ये वाली वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है एंड ऑल, है ना, सुना है ना। देखो, तो WHO कहता है कि हेल्दी पर्सन वही है जो कि फिजिकली फिट हो, यानी कि उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उसको कोई बीमारी नहीं है, लिवर, हार्ट, स्टमक, कोई डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं है, हार्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, रेस्पिरेटरी कोई एलिमेंट नहीं है। सो हेल्दी पर्सन इज फिजिकली फिट। WHO ने एक तो ये ऑप्शन रखा, द पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, ठीक है। दूसरा WHO कहता है अभी भी आप उसको हेल्दी नहीं बोल सकते, फिजिकली फिट है, ठीक है, अच्छी बात है, टिक लगा देते, फिजिकल हेल्थ पर टिक लगा देते, बट अभी भी हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। WHO कहता है कि फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ, फिजिकली फिट होने के साथ साथ, द पर्सन शुड बी मेंटली फिट। मेंटली फिट अब तुम समझ गए होगे। अगर नहीं भी समझे तो मान लो किसी पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स आते हैं, या फिर डिप्रेशन है,
एक्यूट स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, बहुत ही लंबा, मतलब स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस तो नॉर्मल चलता रहता है हमें। अब तुम्हारा कल एग्जाम है, ये चैप्टर तुम्हें नहीं समझ आया, या फिर मान लो तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया एंड ऑल, तो तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है, हाँ यार कैसे मैं पास होऊंगा, पापा ने बोला 95% लाने ही लाने, तभी घर में एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सो आपको वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता रहता है। बट जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए होता है ना, यानी कि फॉर अ लॉन्गर टाइम, देन इट कैन बिकम एंग्जाइटी. Anxiety is a mental disorder. You overthink and then एंग्जाइटी से हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है. वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर. मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो हो सकता है आपकी बॉडी में कहीं पेन स्टार्ट हो जाए. तो मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी फिजिकल बॉडी को भी इम्पैक्ट करती हैं. तो WHO कहता है कि मेंटली फिट होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकली फिट है. अभी भी बहुत नहीं है, अभी भी पर्सन को हेल्दी नहीं बोल सकते. थर्ड फैक्टर दैट इज पर्सन शुड बी सोशली फिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशली फिट? कि देखो आसपास एनवायरमेंट कैसा है, शांतिपूर्वक लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं. मान लो आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटल भी कोई टेंशन नहीं है आपको, एग्जाम होता रहेंगे यार, देख लेंगे, हम कर लेंगे कुछ लाइफ में, ऐसा एटीट्यूड है. बट उसके बाद भी पड़ोस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आसपास घर में बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो आपकी पीस खराब हो रही है, आप हारमनी से नहीं रह रहे हो. हारमनी अगेन मीन्स पीसफुल. तो आप अगर पीसफुल नहीं रह रहे हो, अगेन आपके आसपास हाइजीन नहीं है, योर होम इज क्लीन एंड नाइस, बट आसपास कोई स्लम एरिया है या कोई सीवेज जा रहा है, तो अगेन योर सराउंडिंग्स ऑल्सो मैटर. तो अगर आपकी सराउंडिंग्स भी क्लीन है, हाइजीनिक है, सैनिटाइज्ड है, प्लस आसपास शांति बनी हुई है, ये नहीं है कि हर बार कुछ लड़ाई हो रही है या कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, तो आपकी मेंटल पीस अगेन डिस्टर्ब होगी ना. सारी चीजें रिलेटेड ही है. तो WHO सेज जब इन तीनों पर टिक लगेगा एक पर्सन के लिए, तभी वो पर्सन हेल्दी है. तो अगर आप तीनों पर टिक लगा सकते हो अपनी लाइफ में, देन यू कॉल योरसेल्फ हेल्दी, अदरवाइज यू आर नॉट हेल्दी. राइट नाउ लेट्स मूव. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हेल्थ एज the state of complete physical, mental and social well-being. ये definition हो गई health की according to WHO. Then difference between healthy and disease free. ये वाला chapter वैसे CBSE बोर्ड से eliminated है, but it is important for, एज आई टोल्ड यू कि सिर्फ बायोलॉजी सिर्फ सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल का ही एक चैप्टर है. प्लस काफ़ी सारे बोर्ड्स में ये चैप्टर आ रहा है, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हेल्दी और डिसीज फ्री में फिर क्या डिफरेंसेस हो गए. डिसीज फ्री का मतलब क्या होता है? देखो डिसीज फ्री जिसको कोई बीमारी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम डिसीज्ड फ्री, है ना, बट एम आई मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग, वो भी चेक करूंगी, तब जाकर मैं खुद को हेल्दी बुला सकती हूँ. सो ये हेल्दी यू ऑलरेडी नो, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, तीनों फैक्टर्स पर टिक लगाना है. डिसीज फ्री इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिसअरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. लिवर अच्छे से काम कर रहा है, स्टमक अच्छे से काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अच्छे से काम कर रही है, बॉडी में कहीं पेन नहीं है, यू फील एनर्जाइज्ड, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ डिसीज फ्री. Next, it depends upon the individual as well as physical and social environmental factors. देखो हेल्दी होना ना आपके हाथ में 100% नहीं है. कि देखो आपके आसपास अगर लोग साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, आप अपने घर की साफ सफाई रखते हो, बट आपके जो पड़ोस में लोग रहते हैं वो गार्डन में ही कहीं पर गार्बेज रख के चले जाते हैं, है ना, तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, आपके ऊपर करता है, साथ साथ सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड कर रहा है ना. आपकी जो कंपेनियनशिप है वो कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, वो आप पर कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं एंड ऑल. डिसीज फ्री इट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ओनली, ये हम तक ही सीमित है. इफ आई एक्सरसाइज, इफ आई ईट हेल्दी, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू बी डिसीज फ्री, कोई बीमारी नहीं होगी. देन अ हेल्दी पर्सन विल बी डिसीज फ्री, ऑब्वियसली सी बात है, हेल्दी बोल रहे हैं उसको, तो डिसीज फ्री तो होगा ही ना वो, तभी तो वो हेल्दी वाले सेक्शन में आया. अ डिसीज फ्री पर्सन कैन नॉट बी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि डिसीज फ्री पर्सन को हम हेल्दी बोले ही बोले. जैसे मैंने इसी लाइन से स्टार्ट किया था, अगर कोई यार कहीं दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं. सोशली एंड मेंटली ऑल्सो मेक्स एन इम्पैक्ट. देन अगेन healthy person is energetic and able to perform as per requirement. healthy person जैसे तुम अच्छे खासा खेलते हो, पूरा दिन एनर्जाइज्ड रहते हो, तो तुम हेल्दी हो.
परफॉर्मेंस ऑफ अ डिसीज फ्री पर्सन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड। अब जैसे ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं पेन वेन नहीं हो रहा है, बट अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आपका किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करेगा, आपका लोगों से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा, आप ओवर थिंक करते रहोगे, उसी परेशानी में फंसे रहोगे। सो डिसीज फ्री पर्सन इन सब चीजों से गुजर सकता है, जरूरी नहीं है वो इतना ज्यादा एनर्जाइज्ड हो। आप जब मेंटली खुश होते हो तभी आप फिजिकली परफॉर्म कर पाते हो। होता है ना ऐसे, लाइक जस्ट इमेजिन कि कोई एक घर में अच्छा सा कुछ होने वाला है यार, व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, तो अपने आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो, आप बहुत एक्टिवली उस चीज में पार्टिसिपेट करते हो। बट when you are not mentally fit, तब आपका मन नहीं करेगा किसी चीज में पार्टिसिपेट करने का। आई होप नाउ द डिफरेंसेस आर वेरी क्लियर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से लिख सकते हो। देन द कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो भाई कैसे रहे हम हेल्दी, हमें भी हेल्दी होना है। सबसे पहले तो देखो सैनिटाइजेशन या स्टेप्स टू इंश्योर सैनिटेशन, अपने आसपास की सराउंडिंग्स बिल्कुल साफ रखनी है। गवर्नमेंट को, अब ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में भी है कि भाई सीवेज जो है वो ओपन तो नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, तो देयर शुड बी गुड सीवेज, रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए। होता है ना, सुबह आती है ना आपको आवाज, नींद खुलती होगी आपकी आवाज से, गाड़ी वाला आता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाले करके, वो गाना भी बजाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में बहुत जोरों शोरों से ये हुआ था और बहुत तेज वो गाना बजाते हैं, और सारे फिर आपके आसपास के सोसाइटी वाले लोग होंगे या गली मोहल्ले वाले लोग होंगे, वो घर का गार्बेज लेकर जाते हैं और उसके अंदर डिस्पोज करके आते हैं। So this is a part of being healthy. Availability of clean drinking water. अभी चलो हमारे पास तो सोर्सेज हैं, बट देयर आर पीपल हु लिव इन स्लम एरियाज, आप उनको बिल्कुल भी हेल्दी नहीं बोल सकते, बिकॉज उनके पास वही नॉर्मल टैप वाटर आ रहा है, दे डू नॉट हैव फिल्टर्स एंड ऑल, तो उनके पास क्या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है? नहीं है ना, तो वी कैन नॉट कॉल देम हेल्दी। अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड, भरपूर खाना हो और न्यूट्रिशियस फूड हो, अच्छा है खाना हो। जैसे अब हम अगर बात करें बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं, तो बेटा उनको एडिक्वेट फूड मिलता है? नहीं मिलता, उनको दिन का 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। देन न्यूट्रिशियस फूड, क्या वो हर तरीके के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खा पा रहे होंगे? क्या वो अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी डाइट से कर पा रहे होंगे? नो, राइट, तो वो हम हेल्दी उनको नहीं बोल सकते। बट जिनके पास सोर्सेज हैं तो ऑब्वियसली उनके पास न्यूट्रिशियस फूड है, एडिक्वेट फूड है। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, यही है सोशल वाली पीस के आसपास आपको इक्वल। देखो लेट मी टेल यू, जैसे हमारी सोसाइटी में अभी भी समवेयर देयर इज विमेन इनइक्वालिटी, कि भाई विमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, मेन को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, तो अगेन वो उस विमेन के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं कहलाया जाएगा। देन इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड जेंडर, दैट इज द ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर को भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है काफी सारे सेक्टर्स के अंदर, तो सोशल इक्वालिटी उनके लिए नहीं है, फिर अगेन उनकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, तो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है उनके लिए। बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, बैलेंस डाइट क्या होता है, दैट यू शुड हैव all the nutrients in sufficient amount. What are nutrients? हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिल सके। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हो, तुम इसके बाद ट्यूशन जाओगे, स्कूल जाओगे, खेलने जाओगे, यू नीड एनर्जी फॉर दैट, तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। देन फैट्स ऑल्सो, फैट्स कम अमाउंट में चाहिए, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। देन प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल को बनने के लिए प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, तो आवर बॉडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। तो जो जिम जाते हैं, तो जिम जाने वालों को मसल गेन करना होता है, बहुत सारी मसल्स को बढ़ाना होता है, साइज इंक्रीज करना होता है, तो तुमने देखा होगा वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि और मेरे को प्रोटीन चाहिए, दे ईट एग्स, दे ईट प्रोटीन शेक्स एंड प्रोटीन बार्स एंड ऑल, है ना। सो बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे खासे, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। विटामिन और मिनरल्स किस में मिलते हैं? हमें सब्जियों में मिलते हैं। तभी आपकी मम्मी पीछे पड़ी रहती होगी, हरी सब्जियां खाओ, पालक का पानी पियो, है ना। एंड मिनरल्स पता है किस में होते हैं? सब्जियों में तो होते ही है, फ्रूट्स में भी होते हैं। देन ऑल्सो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन स्पाइसेस, हम नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, हल्दी डालते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, प्लस दे हैव मिनरल्स। सो मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, ये हमें डाइजेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पेट में जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे ब्लड में चले जाते हैं। तो हमारा जो इंडियन फूड है, जो हमारी पूरी इंडियन थाली बनती है, बैलेंस डाइट में क्या होता है? देखो, लेट्स मेक अ थाली। रोटी बना दे, रोटी होती है एक तो बहुत
important, रोटियां हो गई, देन राइस आर इम्पॉर्टेंट, देन दाल इज वेरी इंपॉर्टेंट फूड, रोज मम्मी दोपहर को दाल बनाती होगी या रात को दाल बनाती होगी, एक सब्जी बनाती होगी तो यहाँ पर मिक्स वेज मान लो, देन वी हैव सैलड ऑल्सो, देन वी ड्रिंक मिल्क ऑल्सो, है ना, दिस इज द स्टेपल फूड। फिश इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फिश इज एनरिच विद प्रोटीन्स, बट जो लोग वेजिटेरियन हैं वो दूसरा सोर्स ढूंढते हैं फिर प्रोटीन्स के लिए, जैसे चिकपी, छोले आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। नाउ एनीमिया, अब किसी ने बैलेंस डाइट नहीं लिया है, भाई हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसे ही हो गया है, हम सुबह सुबह जैसे तुम लोग स्कूल निकलते हो, तुम तो अभी बच्चे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, बट when we talk about adults or the youth, तो are they having a balanced diet? No, they are so busy in their life कि उनको बैलेंस डाइट का टाइम ही नहीं मिलता है, या फिर थोड़ा लैक कर जाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं, यार चलो कौन बनाएगा खाना, ऑर्डर कर लेते हैं कुछ, है ना। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ आपको। तो बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो गई बॉडी के अंदर, ठीक है, आयरन इज प्रेजेंट इन ब्रिंजल, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच में भी होता है, बनाना में भी होता है, सो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव एफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन। अगर किसी भी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो एक डिसीज होता है एनीमिया। सो आयरन की डेफिशिएंसी यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम है, सो एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयरन मिनरल्स। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बाय हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट इज डिसीजेस एंड इट्स कॉजेस, बीमारियां और उनके क्या क्या कारण हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन यहाँ पर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि हमारे आसपास में हमें क्या क्या सोर्सेज मिल रहे हैं। नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड एफिशिएंट फूड, एडिक्वेट फूड, सो मैल न्यूट्रिशन या फिर इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स और क्लाइमेट। मैल न्यूट्रिशन जब इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इनफ प्रोटीन्स नहीं मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे। देन इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स और क्लाइमेट्स, आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ बिल्कुल साथ में फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ 24 घंटे चिमनी में से धुआं निकलता रहता है, तो जाहिर सी बात है आपको रेस्पिरेटरी एलिमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगेन क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ ऑल द मैन एक्टिविटीज़ जो हम आजकल कर रहे हैं, पॉल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट भी हमें बीमार कर सकता है। जैसे कि अब हमारे इंडिया में, या तुम अभी भी न्यूज़ में देख रहे होगे कि स्मोक इज देयर, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, यानी कि एयर क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। सो दैट इज एन इन्विटेशन टू अ डिसीज, टू अ रेस्पिरेटरी डिसीज। अब बहुत ज़्यादा ऐसे मीम्स भी चल रही हैं कि दिन में हम 20 सिगरेट्स 30 सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बैड इम्पैक्ट है हमारे एनवायरमेंट का, अभी हमारी जो एयर है उसका, है ना। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आ गया कि भाई हम तो अच्छा खासा खाना खा रहे थे, हमारी गलती नहीं है, इसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सो दिस इज अ होल टाइम थिंग कि बहुत टाइम से हमने एनवायरमेंट को डैमेज किया है, अब उसके रिजल्ट्स हमें भुगतने पड़ रहे हैं। देन स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स, अब कुछ है जो कि पर्टिकुलरली हमारी बॉडी के अंदर घुसेंगे और बीमारियां करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्म्स से हम बीमार पड़ते हैं, प्रोटोजोन से, फंगाई से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से। इस चैप्टर के अंदर ये वाला पोर्शन आप डिटेल में पढ़ोगे कि कौन सी बीमारियां वर्म से, बैक्टीरिया से होती हैं। देन देयर आर सम, एक तो एनवायरमेंट से डिसीज होने लग गया कि भाई हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर कुछ इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर घुसेंगे और हमें बीमार करेंगे। देन थर्ड कुड बी द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर जेनेटिक एनोमलीज या फिर प्रॉब्लम्स। जेनेटिकली भी कुछ लोग बीमार होते हैं, जन्म से बीमार होते हैं, तो उसमें उनके जीन्स जो हैं उसमें डिफेक्ट होता है, उनके जीन्स उनके पेरेंट्स से आए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से आए हैं, तो हो सकता है फैमिली में कोई बीमारी चल रही है तो वो आगे जीन्स में पास ऑन होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। ओके बच्चा लोग, नाउ कुछ फैक्टर्स इंटरनल है, कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल है। यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑफ डिसीज, कॉज तो आपने देख लिए 3 थे। देन सोर्सेस कौन कौन से हैं, हमने अच्छे से डाइट ली नहीं, खाना हम ठीक से खा नहीं रहे हैं, मम्मी जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ी रहती है, दूध पी लो दूध पी लो, हम जिद्दी है, हम नहीं पीते हैं। मम्मी बोलती है पालक खा लो, पनीर खा लो, हम नहीं खाते हैं, हम खाएंगे रोटी और उस पर लगाएंगे चीनी, हमें तो वही पसंद है ना। तो ऐसे बच्चे होते हैं ना। सो
Malfunctioning or improper functioning of various body parts such as heart, kidney, liver, genetic disorders, hormonal imbalances and malfunctioning of immune system of the body. If we are not giving sufficient food to our body, then we can suffer from so many problems. For example, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी मिनरल या आयरन की कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाएगा, आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, बेरी बेरी डिसीज भी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज भी हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बोन्स वीक हो जाती है, राइट। एंड आयोडीन की अगर हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट नहीं है तो हमें गोइटर जैसी बीमारी हो सकती है। सो हर एक विटामिन की कमी हो गई ना तो कोई बहुत बड़ी बीमारी निकल कर आ सकती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट to keep our organs healthy by taking sufficient diet, enough food. हार्ट अच्छे से काम करेगा, किडनी अच्छे से काम करेगी, लिवर अच्छे से काम करेगा। If you are eating a lot of junk food, your liver might fail. लिवर फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सारा दिन फैट्स खा रहे हो, सुबह स्टार्ट करते हो बर्गर से अपना बर्गर नाश्ते में खाया, फिर तुमने मोमोज खा लिए, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी तुमने छोले भटूरे खा लिए, ठीक है, तुमने नहीं खाए। जस्ट इमेजिन इफ अ पर्सन और स्टूडेंट इज डूइंग सच टाइप ऑफ एक्ट, तो देखो लिवर पे एक्ट पड़ेगा, लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा, फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर सिरोसिस नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। देन इफ वी टॉक अबाउट किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो हमारे ब्लड के अंदर अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, ठीक है, इफ समबडी इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल तो वो ब्लड से ही फिल्टर होगा, हमारी किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में से जो भी वेस्ट सब्सटेंस है उसको यूरिन में डालना, बाकी हेल्दी ब्लड को हमारी बॉडी में रखना। बट अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ऑर्गन्स कितना काम कर पाएंगे यार, है ना। देन हम हार्ट की बात करें, इफ we have a lot of bad cholesterol deposited in our arteries and veins, then we can suffer from heart ailments, जैसे कि हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो हमारे जीन्स में, हमारे जन्म से ये बीमारी हमारे अंदर आई, तो अपने फैमिली मेंबर्स को हम इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये समवेयर, अगर मैं प्यूबर्टी की बात करूँ तो प्यूबर्टी के टाइम पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे तुम्हारी एज प्यूबर्टी की है ना, सो इट इज हैपनिंग बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स। अब क्या होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज्यादा हार्मोन्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत कॉमन प्रॉब्लम से गुजरते हैं, दैट इज एक्ने एंड पिंपल्स। ये हमें बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी कर देता है, बट इट इज हैपनिंग विद एवरीवन। कईयों में थोड़ा सा सिवियर इफेक्ट दिखता है, कईयों में नहीं दिखता है। जैसे तुम्हारी एज में एक्ने और पिंपल्स हम सबको हुए थे, सबको होते हैं, नॉर्मल है। कईयों को बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है कि हार्मोन्स प्रोड्यूस तो होंगे ही होंगे, बट इम्बैलेंस हो गया, कभी ज्यादा तो कभी कम अमाउंट में है। इसको ठीक करने का क्या तरीका है? मेंटेन हेल्दी डाइट। अगेन डाइट से हार्मोन्स पर फर्क पड़ता है, एक्सरसाइज करने से, टाइम से सोने से, टाइम से उठने से हार्मोन पर फर्क पड़ता है। सो ऑल गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ योर एज एंड इवन द यूथ, दे शुड फॉलो अ स्केड्यूल। उनको एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए ताकि उनके हार्मोन के बैलेंसेस बने रहे, स्पेशली इन गर्ल्स बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो अ गर्ल शुड मेंटेन अ हेल्दी डाइट ताकि मेंस्ट्रुएशन ईजी रहे, हार्मोन्स मेंटेन रहे। मैल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी और एलर्जी। अब अगेन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के नेचुरल सोल्जर्स प्रेजेंट है कि कोई भी डिसीज हमारी बॉडी के अंदर आता है ना, तो इम्यून सिस्टम रेडी रहता है कि तू आके तो दिखा बेटा, तेरे को मैं बताता हूँ। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम ही वीक हो गया तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमें आसानी से बीमार कर सकता है। अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए च्यवनप्राश, तुमने एड में देखा होगा, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। सिर्फ च्यवनप्राश नहीं, बहुत सारे ऐसे, अगेन सब कुछ डाइट से रिलेटेड है। आप शुरू से अच्छी डाइट ले रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, राइट। एंड अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां हमें जल्दी जल्दी होने लगेंगी। नाउ वी टॉक्ड अबाउट, इससे हम बात कर रहे थे इंटरनल फैक्टर्स की। बेटा ये सारे जो फैक्टर्स है ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनली हो रहे हैं हमारे अंदर, कि हमने देखो हमारी बॉडी का ध्यान नहीं रखा तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो गए, इंटरनल फैक्टर है। जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा इंटरनल फैक्टर है, हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंटरनल फैक्टर है। देन इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी ना, तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आ गया। अब इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर हो जाएगा, अगर किडनी फेल हो गई तो क्या होता है? हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट नहीं, जैसे अगर किसी की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, सो व्हाट डू दे डू, वो हीमोडायलिसिस कराते हैं। हीमोडायलिसिस क्या होता है? डॉक्टर ने एक मशीन बनाई है जो कि किडनी की तरह ही काम करती है,
कैसे काम करती है किडनी की तरह? जैसे किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है, सेम तरीके से वी हैव अ मशीन्स, आपका ब्लड उस मशीन के अंदर डाला जाता है और दूसरा पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है फिर से आपकी बॉडी से, तो एक साइड से ब्लड जा रहा है, दूसरी साइड से ब्लड आ रहा है। हफ्ते में 2 बार 3-4 घंटे के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा एंड अपने ब्लड को प्योरीफाई कराना होगा। द पर्सन बिकम्स वेरी वीक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस केस में भी, किडनी फेलियर में हीमोडायलिसिस इज द सॉल्यूशन। देन ऑस्टियोपोरोसिस, जहां भी ऑस्टियो वर्ड आ जाए ना मतलब इट इज रिलेटेड टू बोन, तो बोन्स आर वीक। मायोपिया एंड कैटरेक्ट आर आई डिसीजेस। देन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर ना ये जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं नॉर्मली दीज आर बाइकनकेव शेप, ऐसे आपके हेल्दी आरबीसीज होते हैं, ये आपके गुड आरबीसीज है। ये बेचारे सिकल शेप के आरबीसीज हो गए, इनकी शेप दिस इज गुड शेप, दिस इज बैड शेप, ये सिकल शेप हो गई है, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ जीन्स, ये जेनेटिक एक प्रॉब्लम हो गई है। देन हीमोफीलिया, अगेन ब्लड बहुत डिफिशिएंट है आपकी बॉडी के अंदर, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। हीमोफीलिया इज ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, सो दीज ऑल डिसीजेस आर इंटरनली एग्जिस्टिंग एंड ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुई है। आप किसी और को ब्लेम नहीं करोगे इस चीज के लिए कि यार मैं तो बैक्टीरिया ने मुझे बीमार कर दिया, वायरस ने मुझे बीमार कर दिया। बेटा या तो ये जेनेटिक है या फिर हमारी लैक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्स, हमने अपना ध्यान नहीं रखा, उसकी वजह से हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल, आउटर फैक्टर्स जो हमें बीमार कर रहे हैं। ये इसके अंदर देखो अनबैलेंस डाइट और इनएडिक्वेट डाइट का भी रोल होता है। देन वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म से जो बीमारियां हो रही हैं, भाई हम तो अच्छे खासे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, बट कोई बैक्टीरिया हमारे फूड से हमारे अंदर घुस गया, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, देन वो एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा। एनवायरमेंट अगर डैमेज्ड है, पॉल्यूटेड है, तो वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर का एग्जाम्पल है। टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, ये सारे भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखो कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया, एड्स, क्वाशियोरकोर, ये सारे डिसीजेस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। क्वाशियोरकोर अनबैलेंस डाइट का एग्जाम्पल है। अनबैलेंस डाइट आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। Cholera is caused because of Vibrio cholerae bacteria. Tuberculosis also a bacterial disease. Pneumonia वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। AIDS वायरस से होने वाली बीमारी है। So these all examples are under extrinsic factors. Now the most important that is deficiency diseases. Deficiency diseases कौन से होते हैं? Again किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो गया है ना, जैसे कि प्रोटीन की अगर किसी के अंदर कमी है तो क्वाशियोरकोर हो सकता है उसको। प्रोटीन और फूड कैलोरीज, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी है तो उसको मेरास्मस हो सकता है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है तो जीरोप्थैल्मिया हो सकता है। बेटा ये जीरोप्थैल्मिया वाली कंडीशन है, इसमें कॉर्निया इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है कि विजन बिल्कुल ही पुअर हो जाएगा इस पर्सन का, तो ये बीमारी है जीरोप्थैल्मिया। Now this disease is marasmus. इस बच्चे के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी है। This disease is kwashiorkor. It is related to protein deficiency. kwashiorkor. ये दोनों बीमारियां ना चिल्ड्रन के अंदर होती हैं, जो 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं ना उनके अंदर ये देखने को मिलती है। उनको बेटा देखो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। अगेन नॉट इनफ सोर्सेज, इनके पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है, पुअर लोगों के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है, उनके बच्चों के अंदर। देन अगेन इफ द मदर इज नॉट अवेलेबल, तो हो सकता है ना किसी केस में मदर का जो मिल्क होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट 2 years, है ना। स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं एक बच्चे के 2 years, उसमें मदर्स मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें से बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। तो अगर किसी बच्चे को वो न्यूट्रिशन नहीं मिला है तो भी वो इन बीमारियों से सफ़र कर सकता है। देन नेक्स्ट वुड बी विटामिन ए। अगेन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेटा बेरी डिसीज होता है। दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बेरी। इतना ज़्यादा पतला हो गया है कि इसकी बोन्स तक विजिबल है ना। इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इमैसिएशन, एंड द पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग
मेंटली उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, द पर्सन इज कंफ्यूज्ड, बोल नहीं पाता है, हाथ में जान नहीं होती, हाथ भी नहीं उठा पाते, रिस्ट ऐसे नीचे ड्रॉप्ड रहती है, पैर भी जो देखो आप देखो मतलब क्योंकि मसल्स के अंदर एनर्जी नहीं है, सो बॉडी इज वीक, बहुत ज्यादा नम्ब बॉडी रह जाती है, फीलिंग नहीं होती है ज्यादा, राइट। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बेरी डिसीज। देन विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से चिलोसिस बीमारी हो सकती है, चिलोसिस। हेयर यू सी यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राई माउथ हो गया है और अल्सर्स जैसा फॉर्मेशन स्किन के ऊपर यहाँ पर हो गया है, दिस इज बिकॉज ऑफ विटामिन B2 डेफिशिएंसी। सो ये सारे डेफिशिएंसी डिसीजेस है। देन आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया, विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन D इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। तो अगर किसी बच्चे के अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो द पर्सन और द चाइल्ड कुड सफर फ्रॉम रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल बोन है जो कि बिल्कुल इस फॉर्म में होनी चाहिए, बट बिकॉज द बोन्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बच्चे के अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गई तो बोन्स की शेप ही ऐसे कर्वी हो जाती है। सी ये बोन सीधी ना होने की बजाय ऐसी शेप की हो गई है, सो दिस इज रिकेट्स। ये भी चिल्ड्रन के अंदर होता है। विटामिन K की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसीज हो सकता है। देन फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से हमें दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटल केरीज, जल्दी दांत सड़ जाना, गल जाना, गम जो है हमारे मसूड़े, गम क्या होता है मसूड़े, तो वो बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, माउथ बहुत ज्यादा स्मेली हो जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, गोइटर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डेंटल केरीज बेसिकली, है ना। ये देख रहे हो, ये कोई हेल्दी टीथ नहीं है, माना इसमें आपको कुछ काला डीके होते हुए नहीं दिख रहा, बट गम्स में स्वेलिंग दिख रही है, तो दिस इज अ केस ऑफ डेंटल केरीज ओनली। ये सारे आपको बहुत ही बेसिक डिसीजेस हैं जो कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। सो आपको ये तो याद करने ही करने डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट एंड इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हुई, और ये तो आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, बायो के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, है ना, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। नाउ हमने एक बार कंक्लूड करना है सारे टाइप्स ऑफ डिसीजेस को, तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने यहाँ पर पढ़ना है। देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। सबसे पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब हमें लाइफ में हुआ, चाहे हमारी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी हुई उसकी वजह से हुआ, या फिर बिकॉज ऑफ टोबैको और एनी ड्रग, किसी भी वजह से हो सकता है, बट ये लाइफ में होगा, बर्थ के बाद होगा। देन कॉन्जेनाइटल आर जेनेटिक डिसीजेस विच आर एग्जिस्टिंग सिंस बर्थ। यहाँ लिख दूं मैं, सिंस बर्थ, जन्म से बीमारी होना। कुछ बच्चे होते हैं जो कि जन्म से ब्लाइंड होते हैं, उनके अंदर कॉर्निया नहीं बनता, देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। कईयों को जन्म से ही डायबिटीज होता है क्योंकि उनकी फैमिली में किसी को रहा होगा, तो वो बच्चे के अंदर भी आ गया। देन एक्वायर्ड डिसीजेस को हमने आगे डिवाइड भी कर दिया, इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल भी बोलो, मतलब ऐसी बीमारी हो गई जो हमें तो हुई और हम साथ वाले को भी वो बीमारी दे सकते हैं। जैसे कोरोना बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिसीज था, एक पर्सन को हुआ, इनफैक्ट कोरोना तो पैंडेमिक बन गया, पहले एक कंट्री में हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ, इट वाज एंडेमिक। देखो जो डिसीज एक ही ओके, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। एक कोई जगह है, मान लो दिस इज चाइना, यहां पर सबसे पहले कोरोना आया, यहां पर सबसे पहले कोरोना आया। नाउ दिस डिसीज कैन बी कॉल्ड एज एंडेमिक। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे, क्योंकि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस, रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस और कंट्री, कुछ भी हो सकता है। बट जब यही डिसीज और कंट्रीज में फैल गया, इंडिया तक भी आ गया और भी अलग अलग कंट्रीज में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया था इनफैक्ट, तब ये क्या बन गया, तब ये पैंडेमिक बन गया। यहां भी है, इंडिया में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी चला गया, ठीक है। सो यही डिसीज फैल गया ना, अब हम इसको क्या बुलाएंगे, पैंडेमिक। नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर एरिया, इट हैज स्प्रेड टू इन द वर्ल्ड, पूरे ग्लोबलाइज्ड एक इशू क्रिएट हो गया है, बहुत सारी कंट्रीज में ये फैल गया है या फिर बहुत सारी जगह पर फैल गया है, तो ऐसे डिसीजेस को पैंडेमिक बोलते हैं। तो अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे होगे तो पहले WHO ने चाइना को कोरोना को एक एंडेमिक डिसीज डिक्लेयर किया, उसके बाद जब वो अलग अलग कंट्रीज में फैला तो उसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया।
सो इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल जो फैलते हैं, फिर आते हैं नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल बेटा जो नहीं फैल सकते। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या उसके साथ बैठे हुए बंदे को भी डायबिटीज हो जाएगा? उसके साथ खाना खा रहे हैं, सेम प्लेट में खाना खा रहे हैं तो उसको डायबिटीज हो जाएगा? नहीं ना। डायबिटीज कब होता है? जब हमारा ऑर्गन पेनक्रियास इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। तो इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट। डायबिटीज क्या है? शुगर बढ़ी हुई है, ऐसे बोलते हैं ना, डायबिटीज को ऐसे बोलते हैं, इनको शुगर है। तो व्हाट इज दैट? शुगर मीन्स हमारा ब्लड शुगर हाई लेवल का है, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो जब भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है ना, तो पेनक्रियास से निकलता है ऐसे इंसुलिन और भाग कर जाता है और ब्लड शुगर को बिठा देता है, कम कर देता है। किसी की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा अगर इनफ, तो फिर उसका ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा ना, यही होता है डायबिटीज के अंदर। सो बट इट इज नॉन इन्फेक्शियस। वो तो भाई उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, हम उसके साथ बैठे तो ऐसे थोड़ी हमारा इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। देन आफ्टर दिस देयर इज ऑल्सो डिसीजेज और भी हैं, देखो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। देन अगेन दीज आर सब कैटेगरीज, ये और छोटी छोटी कैटेगरीज है। डेफिशिएंसी डिसीज हमने पढ़ा। देन मेटाबॉलिक डिसीज क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसीज कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ये वहां से आया है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ग्लूकोज टूट कर एनर्जी बना रहा है, एनर्जी सेव हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनाती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार मतलब मेरे को तो खाना खाते ही डाइजेस्ट हो जाता है, कई लोगों को खाना डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, कईयों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो इफ द मेटाबॉलिज्म इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो वो कौन से डिसीज को जन्म देगा? मेटाबॉलिक डिसीज। फिर डीजनरेटिव डिसीज बेटा, ये अगेन इट इज रिलेटेड टू जीन्स, ठीक है, जेनेटिक हो गए। एंड मेटाबॉलिक एलर्जीज, कुछ लोगों को कुछ फ्रूट से पर्टिकुलरली एलर्जी होती है, पाइनएप्पल से, कीवी से, अगर वो खा लेते हैं तो उनकी टंग स्वेल हो जाती है, और देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स। तो एलर्जिक डिसीजेस भी हो गए। एक्वायर्ड है ना, लाइफ टाइम में आया, जन्म से तो थे नहीं। देन इंजरी, चोट लग जाना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीज हम बोल सकते हैं। बट मेनली आपके नीचे वाली रो नहीं है, मेन जो आपके डिविजन्स है वो है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। उसके बाद इन्फेक्शियस में भी दो टाइप्स है, इन्फेक्शियस में भी दो टाइप्स है। कौन कौन से? इन्फेक्शियस मतलब फैल रहा है वो डिसीज, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैल रहा है कि हम यहाँ पर खड़े हैं या फिर मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, मुझे खांसी जुकाम है बहुत ज़्यादा, तो मैंने किसी के ऊपर ऐसे छींक दिया तो सामने वाले को भी वो कफ एंड कोल्ड स्प्रेड हो जाएगा, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। देन सम इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि भाई डायरेक्टली तो नहीं फैल रही है बीमारी बट इनडायरेक्टली फैल रही है, कुछ एजेंट है वो फैला रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। बट ये भी आप नीचे वाली रो याद कर सकते हो, दीज आर ऑल्सो एक्वायर्ड डिसीजेस, राइट। चलो आगे देखो, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस प्रेजेंट सिंस बर्थ, जन्म से होने वाले, दे आर कॉज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज और ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। बट ये मतलब ये सब दिखेगा हमें कि ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर आ रही हैं, बट आई वो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हैं, बर्थ से वो डिसीजेस आ रहे हैं। दे आर परमानेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जेनेटिक या कॉन्जेनाइटल डिसीजेस की कि ये परमानेंट होते हैं, इनका इलाज पॉसिबल नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस में इसका इलाज हो पाएगा। एंड दे आर नॉट इवन क्योरेबल, ठीक भी नहीं होंगे, और इनके बच्चों को भी ये डिसीज आगे पास ऑन होंगी, क्योंकि ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स में डिसीज आए, XY XX जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर ये डिसीजेस आ गए, तो आगे बच्चे के अंदर भी पास ऑन होंगे। देन एक्वायर्ड डिसीजेस विच आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ। अब हमने इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस। अब ये अगेन एक टेबल आ गई है, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस। तो यहाँ से आप पूरा अपना आंसर कॉपी कर सकते हो। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज किसी पैथोजन की वजह से होते हैं। अब सबसे पहले तो पैथोजन का मतलब देख लो। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दोज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बेकार होते हैं, कुछ जैसे मतलब होता है ना, सम आर हीरो फॉर अस, जैसे हम कर्ड खा रहे हैं, कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, भाई बहुत अच्छा है हमारी गट हेल्थ के लिए।
बट सम बैक्टीरियाज आर सो बैड, जैसे विब्रियो कॉलरा हमें कॉलरा बीमारी कर देता है. सो आपने क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, दोस्त या दुश्मन, तो दोनों हैं, दोनों टाइप के हैं. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भयंकर बीमारियां कर दें उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. सो मे आई राइट हियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर सिंपली आई कैन राइट डाउन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारी करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं. नॉन इन्फेक्शियस, दे आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन लिविंग पैथोजेंस. ये पैथोजेंस की वजह से फैल रहा है, बैक्टीरिया से, वायरस से. इनका कोई लेना देना नहीं है पैथोजन से, क्योंकि ये फैल नहीं रहे हैं एक तो, है ना. सो दे आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट, the diseases are brought about by external और extrinsic factor. external factor है, बाहर से कोई बीमारी हो रही है, हमारे अंदर आई है, हम वो बीमारी दूसरे पर्सन को फैला सकते हैं. जैसे कोई बैक्टीरिया घुस गया हमारे अंदर, फिर हमने हमारे फीकल मैटर से या छींकने से, खांसने से वो बीमारी सामने वाले पर्सन को भी जा सकती है, स्प्रेड हो गई, इन्फेक्ट हो गई. इनका कोई लेना देना नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर से. ये नॉन इन्फेक्शियस है, तो ये इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहे होंगे. अगेन डायबिटीज का एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो. इन्फेक्शियस डिसीज कैन पास फ्रॉम डिसीज्ड टू अ हेल्दी पर्सन. कोई बीमार यहाँ पर आ गया, या फिर आप अगर स्कूल में चले गए और आपके दोस्त को कोल्ड था, तो अगले 2 दिन बाद आपको भी कोल्ड हो जाता है, तो वो क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया. बट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कैन नॉट पास फ्रॉम वन अनदर पर्सन. Then infection, other examples, transmission of infection occurs through direct contact or some medium. अब infectious जो है डायरेक्टली भी फैल रहे थे, इनडायरेक्टली भी फैल रहे थे. डायरेक्टली फैल ऐसे गए कि आप उसके साथ जाकर बैठ गए, है ना, डायरेक्टली द पर्सन स्नीज्ड ऑन यू, या जो भी वो जर्म पार्टिकल्स थे वो एयर के अंदर थे, आपके अंदर भी पास ऑन हो गए. बट नॉन इन्फेक्शियस, इसमें ट्रांसमिशन ऐसे हो ही नहीं रहा. हेरिडिटरी, बस इसमें हेरिडिटरी डिसीजेस की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसीजेस, वो पेरेंट से बच्चे के अंदर आ सकते हैं. कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. आसपास साफ सफाई है, मच्छर नहीं है, मक्खी नहीं है, तो हम बीमार नहीं होंगे, यही लिखा हुआ है. आसपास अगर हाइजीन है तो हम इन्फेक्शियस डिसीज से बच सकते हैं. Community hygiene is ineffective in reducing the incidence of non-infectious disease. भाई यहाँ आप अपने आसपास कितनी साफ सफाई रख लो, जब ये कॉज ही नहीं है, बाहर से हमारे अंदर एजेंट्स आकर हमें बीमार ही नहीं कर रहे नॉन इन्फेक्शियस में, तो कम्युनिटी हाइजीन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर. इसके एग्जाम्पल्स देखो, कोल्ड फैलता है, कॉलरा बैक्टीरिया से हो रहा है तो बैक्टीरिया से फैलेगा वो डिसीज. ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से हो रहा है, फैलेगा. निमोनिया वायरस बैक्टीरिया दोनों से हो रहा है. मलेरिया मच्छर से फैलता है, इन्फेक्ट होगा. चिकन पॉक्स ऑल्सो it will be spread, it will spread and it is infectious. non infectious के examples देखो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गोइटर. डायबिटीज, पर्सन की बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं बन रहा, सामने वाले को थोड़ी हो जाएगा डायबिटीज. हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है. गोइटर, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो आप कितना ही घूम लो यार आयोडीन डेफिशिएंट पर्सन के साथ, आपको गोइटर नहीं होगा अगर आप इनफ आयोडीन ले रहे हो तो, है ना. मेक सेंस. चलो नेक्स्ट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज. देखो हमारे 2 और टाइप्स बताए हैं डिसीजेस के, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड. अब एक्यूट डिसीज वो होते हैं जो कि ना, ऐसे बोल लो कि एक्यूट डिसीज हो जाए भाई, क्रॉनिक कभी ना हो, क्योंकि एक्यूट डिसीज थोड़े टाइम के लिए होंगे, हमारी बॉडी पर कोई लॉन्ग इम्पैक्ट भी नहीं डालते, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, फिर अपने आप तो नहीं पर ठीक हो जाते हैं. बट क्रॉनिक डिसीजेस बहुत सिवियर डिसीज है, लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रहेगा और ठीक होने के बाद भी हमारी बॉडी पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालकर जाता है. तो इसी से आपको समझ आ गया एक्यूट डिसीजेस अच्छे हैं, क्रॉनिक डिसीजेस बहुत ही बेकार है ना. दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इन्होंने हमारी बॉडी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं डाला. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कॉलरा. भाई टाइफाइड होता है एक हफ्ते के लिए होगा, फिर हम ठीक हो जाएंगे अगर हम ध्यान रखें. वैसे टाइफाइड भी बड़ा बेकार हो सकता है अगर हम उसको ठीक से क्योर ना करें, क्योंकि कुछ डिसीजेस का ना इंक्यूबेशन पीरियड होता है. इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि वो हमारी बॉडी में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, जो एजेंट्स ये बीमारियां कर रहे हैं. जैसे टाइफाइड इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफाई नाम का बैक्टीरिया होता है, वो हमें टाइफाइड कर सकता है. तो ये बैक्टीरिया अब हमारी बॉडी के अंदर जब घुसा तभी असर नहीं करेगा,
7-8 दिन बैठा रहेगा, 1 महीने तक भी बैठा रह सकता है, उसके बाद हो सकता है आपको बीमारी दिखाए। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब इनको अच्छे से हमें क्योर करना होगा, क्योंकि हम ठीक भी हो गए तो मान लो वो बैक्टीरिया कुछ कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में अभी भी रह गया, हमें लग रहा है हम ठीक हो गए, बट उसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी है 1 महीने का, 1 महीने बाद फिर से हम बीमार हो सकते हैं। बोलते हैं ना टाइफाइड हर साल हो सकता है अगर ठीक से नहीं किया, थोड़े टाइम बाद फिर से हो जाएगा। सो दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। देन कॉलरा, बट ये ना बीमारियां ठीक हो सकती है, इनका इलाज हमारे पास है, इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे नहीं डालती, फीवर होगा, कफ होगा, ठीक हो जाएंगे। अब इससे कंपेयर करोगे ना तो ये तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे डिसीजेस। यहाँ पर है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस एक ऐसी बीमारी है जो कि वर्म से होती है। देयर इज अ वर्म नोन एज वुचेरिया वर्म। ये वुचेरिया वर्म या इस वर्म के एग्स अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गए तो हमारे जो लिम्स होते हैं ना, हाथ पैर, वो इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, ज्यादा स्वेल हो जाते हैं, जस्ट लाइक एन एलिफेंट। दैट इज व्हाई वी हैव गिवन द नेम एलिफेंटियासिस। इतने ज्यादा हाथ पैर मोटे हो जाते हैं और भी सिम्टम्स निकल कर आते हैं, ठीक नहीं होता, अच्छे से आसानी से ठीक नहीं होता। हमें जो हार्ट के डिसीजेस है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस रिलेटेड टू योर हार्ट, ये अगर किसी को मान लो एक माइनर हार्ट अटैक आया है तो बेटा उसकी डाइट की सारी सारे चेंज हो जाती है। उसकी डाइट, फैट नहीं खाना है, हेल्दी फैट लेना है, अगर लेना है बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्ट लेना है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाती है। और फिर उस पर्सन की लाइफ में हमेशा एक रिस्क है कि एक बार हार्ट अटैक आ गया, इस बार तो बच गया, अगली बार बचूंगा या नहीं बचूंगा। देन ट्यूबरक्यूलोसिस, वेरी सीवियर डिसीज, प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए अगर टीबी रह गया तो फिर इट कैन लीड टू मतलब द पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ टीबी ऑल्सो, इतना सिवियर है ये डिसीज। डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर। कैंसर इज अ क्रॉनिक डिसीज है ना, तो कैंसर से लोग अगर जल्दी डिटेक्ट हो गया तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम ठीक हो चुके हैं। जैसे हमारे जो बहुत बड़े क्रिकेट के प्लेयर हैं, युवराज है ना, तो वो कैंसर से ठीक हुए हैं। बट देयर आर अदर पीपल जो कैंसर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इट इज अ क्रॉनिक डिसीज। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद करने हैं बेटा, बिकॉज अगेन पहले तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी प्लस आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा एजेंट कौन सी बीमारियां करता है। इस चैप्टर में है ही यही कि कौन सा एजेंट है जो बीमारी कर रहा है और किस टाइप की बीमारी कर रहा है। वायरसेस से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में इतनी सी लिस्ट बनी हुई है तो उसको याद कर लेना। देखो सबसे पहले, और इसमें से काफी ज्यादा तो तुम्हें आती भी है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वायरसेस की। वायरसेस कैसे होते हैं? देखो वायरसेस ना बड़े ही अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, हम इनको लिविंग नॉन लिविंग किसी में भी दर्जा दे ही नहीं पाते। वी कैन नॉट से वायरसेस आर लिविंग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वी कैन नॉट से वायरसेस आर नॉन लिविंग। तो अभी तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाए इनको लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें। देयर इज अ रीजन बिहाइंड क्यों करते हैं हम ऐसा। क्योंकि जैसे एक सेल के बारे में जब आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था, तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा एंड ऑल। ये वायरस के अंदर सेल वॉल तक नहीं है, सेल मेम्ब्रेन तक नहीं है, सिर्फ इसकी कवरिंग एक प्रोटीन से हुई पड़ी है, ठीक है, एंड इसके अंदर आरएनए है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। एक नॉर्मल सेल से ये बहुत ज्यादा अलग है। आसपास घूम रहा है तो बड़ा डेड एक्ट करता है, बट जैसे ही इसको कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है जहां पर ये अपना जाएगा, अपने और रेप्लिका बनाएगा और वायरसेस बनाएगा, तब ये लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। नाउ सम डिसीजेस बिकॉज ऑफ द वायरस। अभी हमें बीमार कैसे कर रहे हैं? जैसे हमारी होस्ट मतलब हमारी बॉडी के अंदर घुस जाएगा या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां कर सकता है। देखो कॉमन कोल्ड, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ बच्चों को कोल्ड हो जाता है। मैं थी बेटा वो बच्ची स्कूल में जिसको हर हफ्ते कोल्ड हो जाता था। तो वो किसकी वजह से होता था? राइनो वायरस की वजह से। कॉमन कोल्ड है, हो जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो कि इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी कर सकता है। देन डेंगी वायरस, DENV, जो डेंगी फीवर होता है वो डेंगी वायरस की वजह से होता है। अब तुम ये मत कहना मैम ये तो मच्छर की वजह से होता है, वायरस थोड़ी होता है। बेटा मच्छर बीमारी को फैला रहा है। वायरस पहले बैठ गया मच्छर के अंदर, फिर मच्छर गया वायरस को लेकर हमें काट गया और उसने वायरस हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया, तो मच्छर बीमारी फैला रहा है। मेन कॉज मच्छर नहीं है और वायरस
मच्छर को कुछ नहीं कहता, हमें डेंगू कर देता है। डेंगू हम बोलते हैं ना, डेंगू मच्छर है, ये डेंगू मच्छर है, इससे दूर रहना है। आपने अगर आप देखोगे अच्छे से डेंगू मच्छर को तो आपको उसकी लेग्स दिखेंगी, उसके ऊपर ब्लैक वाइट स्पॉट्स होते हैं और उनका बैठने का तरीका भी अलग होता है। जब वो आपके ब्लड पे बैठे, मतलब आपका ब्लड सक कर रहे होंगे ना, तो उनकी जो बैक वाली साइड है, जो पोस्टीरियर एब्डोमेन पोर्शन है, वो ऐसे नीचे की तरफ होता है। जो नॉर्मल मच्छर होते हैं ना, उनका पीछे की तरफ ऐसे उठा हुआ होगा, उनका बैक साइड ऐसे ऐसे होता है। बट ये जो डेंगू वाले होते हैं उनका ऐसे नीचे नीचे की तरफ बैठा हुआ होता है। एंड दे आर लार्जर इन साइज, लार्ज भी नहीं होते, तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि हाँ, डेंगू वाला मच्छर है। उसके जो लेग्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, उस पर ब्लैक वाइट स्पॉट्स होते हैं। सो इट इज कॉज्ड बाय वायरस, जो कि मच्छर ने हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया। देन पोलियो वायरस से पोलियोमाइलिटिस, सिर्फ पोलियो भी लिख सकते हो आप, तो याद हो जाएगा ना, आसान है ना, कुछ है ही नहीं मुश्किल। फिर देखो HBV वायरस, तो आप HBV पूरा नाम मत याद करो, सिर्फ वायरस से याद करना कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। देन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसकी वजह से है? HIV वायरस की वजह से हो रहा है। देन जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स हो रहा है। अगर आप ये वायरस का नाम भूल जाते हो, जैसे यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, मीजल्स मीजल वायरस से हो रहा है, याद करना आसान है, बट चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से हो रहा है, तो ये जरूर याद रखना कि चिकन पॉक्स वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं। मम्प्स, स्वेलिंग ऑफ पेरोटिड ग्लैंड्स, ये वाले यहाँ पर हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज मम्प्स बेसिकली, ये वायरस से होता है। देन सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोवी, कोरोना, कोविड जो आया है वो इसी बीमारी से आया है, इसी फैमिली का वायरस है बेटा। कोविड जो था पहले भी हमारे चाइना में, पहले भी उस कंट्री में फिर से पहले आ चुका था। अभी जो कोरोना जो बहुत ज्यादा फैल गया, पैंडेमिक बन गया, दैट वाज द सेकेंड टाइम जो इसने इतना ज्यादा इम्पैक्ट दिखाया है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। स्मॉल पॉक्स इज कॉज ऑफ वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स है ना, इन दोनों की फैमिली, इन दोनों के वायरस की फैमिली सेम है। जैसे वायरसेस की भी फैमिली होती है, टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप के वायरसेस है ना, तो ये एक फैमिली वाला वायरस है, उसमें से जो चिकन पॉक्स करेगा दैट इज नॉर्मल, इतनी ज्यादा भयंकर बीमारी नहीं करता। बट स्मॉल पॉक्स करने वाला वायरस है तो इसी फैमिली का, बट स्मॉल पॉक्स बहुत ही भयंकर डिसीज है। आपको पता है स्मॉल पॉक्स महामारी बन गया था एक टाइम पे, एंड फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आया फर्स्ट टाइम, एंड देन स्मॉल पॉक्स वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ कंप्लीटली, क्योंकि हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी उस टाइम निकल कर आई थी, वैक्सीनेशन, जो कि आजकल तो बहुत कॉमन हो गई है। कोरोना के टाइम पे भी हर साइंटिस्ट पीछे पड़ा हुआ था, हमारे इंडियंस पीछे पड़े हुए थे कि किसी तरीके से यार वैक्सीन बन जाए, कोरोना की वैक्सीन बन जाए। तो वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम आई थी और स्मॉल पॉक्स को अर्थ से कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया था। नाउ बैक्टीरिया से होने वाली लिस्ट, अब ये थोड़ी छोटी लिस्ट है, देखो। टाइफाइड फीवर सैल्मोनेला टाइफाई से होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है, कॉलरा विब्रियो कॉलरेई से होता है, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, एक्ने एक्ने प्रोपियोनी बैक्टीरियम से होता है। तुम्हारी बुक के अंदर अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी में एक ग्रीन कलर का बैक्टीरिया दिया हुआ है, एक पेज है जिसके ऊपर सारे पिक्चर्स लगी हुई हैं माइक्रोस्कोपिक, और उसके नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, है ना। तो उसमें एक बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, वो भी बेटा पिंपल और एक्ने करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नाम के बैक्टीरिया से होता है, फूड पॉइजनिंग ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है। अब इसको एक बार फिर से पढ़ो जरा तो आपको आसान लगेगा। टाइफाइड, ये टाइफी नाम आ रहा है ना इसके अंदर, तो एटलीस्ट एमसीक्यू में तो तुम इसको अटेम्प्ट कर ही सकते हो, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन नेम्स। टाइफाइड टाइफी, देन कॉलरा विब्रियो कॉलरेई। विब्रियो पता है क्या होता है? विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ रॉड शेप के होते हैं, कुछ कॉमा शेप के होते हैं, तो ये बैक्टीरिया कॉमा शेप वाला है। देन ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस, तो ये ऊपर वाले तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद कर लेना। ओके बच्चा लोग, आगे बढ़े क्या हम? फंजाई, फंजाई से होने वाले कौन कौन से डिसीजेस है? एथलीट्स फुट, रिंगवर्म एंड मेनी अदर स्किन इन्फेक्शंस। फंगस मोस्टली ना स्किन इन्फेक्शन करता है, बट देयर वाज अ टाइम आफ्टर कोरोना इनफैक्ट
ब्लैक फंगस आ गई थी, येलो फंगस आ गई थी, तो वो ब्लैक फंगस भी बहुत ज़्यादा बेकार डिसीज बनकर आया था बेटा। वैसे फंगस ये क्या है, जैसे रिंग वर्म है, एड्स में देखा होगा, ये किसकी वजह से होता है? फंगस की फेवरेट प्लेस है, उनको थोड़ी सी वार्मथ मिल जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए। जैसे गर्मियों में हमारा खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, विंटर्स में नहीं होता बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। इनको वार्म टेम्परेचर पसंद है और थोड़ी सी भी अगर नमी है तो बहुत जल्दी चीज़ें खराब हो जाती है। तो हमारी स्किन पर भी ये बहुत अच्छे से सरवाइव करना शुरू कर देती है। अगर मान लो तुम नहाए नहीं हो 3-4 दिन से, वही स्वेटिंग आ रही है, वार्म टेम्परेचर है, तो बहुत ही आसानी से हमें ये बीमारियां हो जाती है। पैरों पर बहुत ही कॉमन है क्योंकि वी वियर सॉक्स, है ना, तो सॉक्स के बाद पहनने के बाद हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के बाद वहां पर आसानी से फंगस ग्रो कर जाएगी, वार्मथ मिल जाएगी उसको। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिन बच्चों को प्रोटोजोआ नहीं पता, तो बेटा आपको बैक्टीरिया पता है ना, तो बैक्टीरिया एक ग्रुप है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ऐसे ही प्रोटोजोआ भी एक ग्रुप है। और उसमें देखो कौन कौन से प्रोटोजोआ आते हैं। देयर इज अ प्रोटोजोआ नेम्ड एज प्रोटोजोआ falciparum, then P stands for plasmodium here, so there is a plasmodium, there is leishmania donovani, there is entamoeba histolytica, there is trypanosoma। बेटा ये सारे प्रोटोजोआ के नाम हैं and all of these are important। ये चार तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। देखो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अलग अलग टाइप के प्रोटोजोआ हैं, ये मलेरिया डिसीज कर सकते हैं। देन लीशमैनिया, डोनोवेनी वर्ड हटा देती हूँ अगर मुश्किल लग रहा है तो, बट लीशमैनिया आपने सुना भी होगा क्योंकि ये चैप्टर आप स्कूल्स वगैरह में कर चुके होंगे। तो लीशमैनिया काला अजहर नाम की बीमारी करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बेटा ये अमीबा ही है। अमीबा क्या है? बैक्टीरिया है? नो। क्या अमीबा एक वायरस है? नहीं। पैरामीशियम क्या है? क्या है बैक्टीरिया वायरस है? नहीं बेटा, ये एक टाइप के प्रोटोजोआ है। एंड एक अमीबा की वैरायटी है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये बहुत ही बेकार अमीबा है। सारे अमीबा बेकार नहीं होते, ये वाला बेकार है क्योंकि हमें अमीबिक डाइसेंट्री कर रहा है। अमीबिक डाइसेंट्री बीमारी में क्या होता है? बहुत सिवियर लूज मोशंस, फीवर, है ना, तो डायरिया हो जाता है बहुत ही सिवियर अमीबिक डाइसेंट्री के अंदर। देन देयर इज ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है, ये भी एक तरीके का प्रोटोजोआ है, बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो स्लीपिंग सिकनेस करेगा। अब ये बीमारी तुम्हें अच्छी लग रही होगी, अब तुम सोच रहे होगे मैम क्या होता है इसमें, हमें मतलब सोने की बीमारी हो जाती है, हम हर थोड़ी देर में सो जाएंगे, यार ये तो मजा आ जाएगा, घर वालों को बोलेंगे हमें स्लीपिंग सिकनेस है और हम सोते रह जाएंगे, बहाना भी मिल जाएगा। नो, इट इज अ डेडली डिसीज, इट कैन कॉज इंसोम्निया, ज्यादा भी सो सकता है पर्सन की नींद भी उड़ सकती है, इतना ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। द पर्सन कैन गो इनटू कोमा एंड देन डाई ऑल्सो। इतनी सिवियर बीमारी है ये स्लीपिंग सिकनेस। साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा कॉमन है, वहां बहुत ज्यादा हो जाती है लोगों को। So these are the examples of protozoan diseases. Then worms, worm से होने वाले diseases भी कोई कम नहीं है। वर्म्स जैसे कि इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शंस, एस्कैरिस वर्म। एस्कैरिस वर्म एक ऐसा वर्म है जिसको ना हमारा सेमी डाइजेस्टेड खाना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे तुमने कुछ खाया हो, वो आधा डाइजेस्ट होकर तुम्हारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ये वर्म्स वहां पर रहेंगे और तुम्हारा खाना खाना शुरू कर देंगे। तुम्हारी बॉडी तक न्यूट्रिशन जाएगा ही नहीं और तुम वीक हो जाओगे और फिर तुम डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराओगे और डॉक्टर्स बताएंगे तुम्हारे इंटेस्टाइन में वर्म है। तो दिस इज हाउ वर्म्स इन्फेक्ट अस। एलिफेंटियासिस, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये जो अभी मैंने आपको बताया था जिसमें हमारी बॉडी नहीं, हमारे लिम्ब्स जो हैं वो इतने ज्यादा स्वेल कर जाते हैं जस्ट लाइक द साइज ऑफ एन एलिफेंट, इसलिए बीमारी का नाम भी हमने एलिफेंटियासिस रख दिया। द नेम ऑफ द वर्म इज वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। अब मैं एक बात बताती हूँ, इन नाम से आप बच्चे घबरा रहे होंगे कि मैम कैसे याद करेंगे, इतनी गंदी स्पेलिंग है मैम, ये तो हमें याद ही नहीं हो रही है, चैप्टर सबसे गंदा है, बायो रटनी पड़ती है। नो, आपको ये याद इसीलिए करना है ताकि आप एमसीक्यू में अटेम्प्ट कर सको। एमसीक्यू की अच्छी बातें भी तो होती है ना कि आपको पूरी स्पेलिंग याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2-3 बार रीड करना है, आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दिस इज द वे टू डू दिस चैप्टर। नाउ वी आर जंपिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। हमने सबसे पहले डिसीजेस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा सोर्सेज कौन कौन से हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं। देन वी स्टडीड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिसीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन वी स्टडीड जो हमारे पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये कौन कौन सी बीमारी कर रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके चैप्टर का फिनिश हो चुका है। नाउ
मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस हमने पढ़ लिया कि इन्फेक्शन फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। मीन्स ऑफ स्प्रेड मतलब क्या जरिया है इसका फैलने का। सबसे पहले एयरबॉर्न डिसीज, एयर से बीमारियां फैलती हैं। कॉमन कोल्ड आर स्प्रेड थ्रू एयर। ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, सच डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और कफ्स। बेटा ये लाइन ना थोड़ी सी गलत हो गई, इसको कोई सेंस बन नहीं रहा है, बट व्हाट इट मीन्स हियर कि जो निमोनिया और ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारियां हैं, तो कोई अगर पेशेंट, जैसे कि इसी को ले लो, ये अगर कफ करेगा, स्नीज करेगा, तो इसके माइक्रोब्स एयर के अंदर चले जाएंगे और फिर आसपास वाला बंदा सेम एयर को इनहेल करेगा तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर, नर्स जो भी जाते हैं, वार्ड बॉय वगैरह जो भी जाते हैं, वो क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। कोरोना ने हमें इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। हम मास्क पहनकर घूम रहे हैं। जो लोग बिल्कुल पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, दे वर वियरिंग दैट किट, पीपीआई किट बोलते हैं उसको, पीआईपी कुछ जो भी बोलते हैं। सो मेरे को कमेंट्स में लिखकर बताना जरा उस किट का नाम क्या है। सो दे वियर दैट किट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द डिसीज, क्योंकि बीमारी कहाँ आ गई है, एयर के अंदर आ गई है बेटा। बीमारी किस में फैल गई है, एयर में फैल गई है। ये मैं पूरा हटा रही हूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू। लाइन की ना कोई सेंस नहीं बन रही थी। द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस ऑल्सो कम्स अंडर इन्फेक्शियस डिसीज। अब ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, 2 मीटर तक एयर ड्रॉपलेट्स जा सकती है भाई। किसी ने छींका तो 2 मीटर तक एयर ड्रॉपलेट्स जा सकती है। इसीलिए कोरोना में बार बार बोला जा रहा था 2 फुट की दूरी, 2 मीटर दूरी, 2 मीटर दूरी जरूर रखनी है ना। दैट वाज बिकॉज इफ द पर्सन एक्सीडेंटली स्नीजेस, तो आप उससे दूर रहो, क्योंकि एयर ड्रॉपलेट्स सबसे ज्यादा तो 2 मीटर तक रहेंगे, उसके बाद आगे 4 मीटर तक भी पहुंच सकते हैं। तो इतनी दूरी आपको पर्सन से बनाकर रखनी है। नेक्स्ट, वाटर बॉर्न डिसीजेस, एयर से फैलने वाली बीमारियां कौन सी थी, टीबी, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, कफ, राइट। नेक्स्ट इज वाटर बॉर्न डिसीज, पानी से फैलने वाली बीमारियां, कॉलरा इन्फेक्शियस डिसीज कैन स्प्रेड थ्रू वाटर। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल एक है कॉलरा, टाइफाइड भी इसके अंदर आ सकता है। अब कॉलरा कैसे फैलता है, देखो इस एग्जाम्पल को समझो। यहाँ एक विलेज का सीन हम समझ रहे हैं। देयर इज दिस वॉशरूम, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सारा फीकल मटेरियल यहाँ पर जा रहा है और इसके साइड में एक वाटर का सोर्स है बेटा। तो सॉइल से होते हुए वो बैक्टीरिया, इस पर्सन को मान लो कॉलरा था, ठीक है, इसके फीकल मटेरियल के अंदर भी वो कॉलरा के बैक्टीरिया जाएंगे, हर जगह घूमते हैं तो वो फीकल मटेरियल में भी आएंगे। फीकल मटेरियल से आते आते यहाँ पर नीचे पहुंच गए। व्हाट इज फीकल मटेरियल, जिन बच्चों को फीकल मटेरियल नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, दिस इज फीकल मटेरियल। तो बेटा ये नीचे आया, ये गया यहाँ पर, फिर यहाँ वाटर बॉडी थी, वाटर बॉडी के साथ बैक्टीरिया मिल जाएंगे, सॉइल से ट्रैवल कर जाएंगे। बहुत ही इजी है ये तरीका, बैक्टीरिया कैन स्प्रेड एनीवेयर। फिर वो यहाँ से होते हुए इस वाटर बॉडी तक चले गए जहाँ पर एक वेल है, इस बच्चे के लिए, इसकी फैमिली के लिए ये पीने का पानी है। तो वो इस तरीके से फैल गया, देखो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, प्रॉपर पाइप्स नहीं थे ड्रेनेज के लिए। अलग से जाता है ना सीवेज पाइप, क्या होता है हमारे घर में ऐसे मिक्स नहीं होता, बिकॉज सीवेज पाइप अलग है और ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इस पीने के पानी के अंदर कॉलरा मिक्स हो गया, कॉलरा नहीं, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया मिक्स हो गया। एंड इफ दे डोंट बॉइल दिस वाटर, अगर डायरेक्टली इसको कंज्यूम करें, इस पानी को बॉइल नहीं किया, तो ये सारे के सारे किससे सफर करेंगे, कॉलरी भी डिसीज से सफर करेंगे। सो यही लिखा है, व्हेन द स्टूल फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू वाटर। एमीबाइसिस अगेन, आपका अमीबा कहाँ रहता है भाई, यहाँ पर अमीबा भी घूम सकता है, एमीबाइसिस कर सकता है। The cholera infested bacteria can enter new hosts through water they drink and cause disease in them. Then sexually transmitted disease, जिसको हम STD भी बोलते हैं, STD, sexually transmitted diseases. देखो ये ना हमें लगता है कि जैसे नाम से ही हमें पता चला sexually transmitted diseases, तो ये sexual contact से ही फैलते हैं, कोई भी कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलते हैं। जैसे हैंडशेक हो गया, हग्स हो गया, इससे डिसीजेस नहीं स्प्रेड होता। क्लेमाइडिया, साइफिलिस, दीज आर द एग्जाम्पल्स, बट इनमें से सबसे सिवियर वाला जो है ना वो एड्स है, बिकॉज वी डू नॉट हैव द ट्रीटमेंट। और अभी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, मैं आपको यहीं बताती हूँ, गिव मी 1 मिनट।
क्या बोला जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम का मतलब क्या है? यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको हम सिर्फ एक डिसीज नहीं बोल रहे, सिंड्रोम बोल रहे हैं। तो सिंड्रोम हमने नाम इसका इसीलिए रखा बेटा बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिसीजेस। अब वो डिसीजेस इतने सारे कलेक्ट कैसे हो गए बॉडी के अंदर? बिकॉज इट टारगेट्स आवर इम्यून सिस्टम, टारगेट्स आवर इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से ना हमारा इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम तो भाई हमारी बॉडी के सोल्जर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को। तो कोई भी अगर छोटी सी बीमारी स्टार्ट होती है तो वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो पर्सन इसमें सडनली डाई नहीं करता, एड्स हो गया मर गए। इट इज द कलेक्शन ऑफ द डिसीजेस। एक छोटा सा कफ या छोटा सा वायरल फीवर इन्फ्लुएंजा बन जाएगा। कफ जो है वो बहुत ज़्यादा कंजेशन में कंजेशन में चेंज हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, एंड इट कैन कॉज निमोनिया। इस तरीके से डिसीजेज हो सकते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का कोई डिफेंस मैकेनिज्म काम ही नहीं कर रहा, पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो वाई वी कॉल इट सिंड्रोम? बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव डिसीजेस जो एड्स में हो गए, एंड वो क्यों हुए? क्योंकि इसने हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट कर दिया। देन फोमाइट बॉर्न डिसीज। फोमाइट बॉर्न डिसीज होते हैं जो कि सरफेस के कांटेक्ट में आने से होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम कैश का यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो नोट आते हैं, ठीक है। सो नोट से क्या होता है, हमें नहीं पता कितने सारे लोगों ने उसको टच किया होगा। जैसे मेरे को छी कहीं मैंने पैसे निकाले एंड मैंने दे दिया, लो भैया मुझे चिप्स दे दो, और फिर उन चिप्स वाले भैया ने पैसे को लिया और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ सर्कुलेट करा होगा। तो मेरे हाथ वाले जर्म्स वो चले गए नोट के ऊपर और फिर वो जगह जगह सर्कुलेट करेंगे। इसीलिए बोला जाता है रेगुलरली कीप वॉशिंग योर हैंड्स, बिकॉज हमें नहीं पता हमने कौन से सरफेस को टच किया होगा एक्सीडेंटली एंड उस पर जर्म्स होंगे, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। वो हैंड्स को अगर हम आइस में टच करते हैं तो हमें कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। जैसे आई फ्लू होता है ना, आइस में बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ऐसे कंजंक्टिवाइटिस भी होता है, आंखों में बहुत ज़्यादा पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड वाटरी आइज हो जाती है। देन ये देखो डोर हैंडल्स को जब हम टच करते हैं तो सो मैनी पीपल टचेस द हैंडल ऑफ द डोर्स, है ना, मैनी टाइम्स। तो वॉशरूम्स में भी ऐसा होता है, पब्लिक प्लेसेस में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है। तो वी नीड टू कीप सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स। हमें कोरोना में, तभी मैं बोलती हूँ, काफ़ी कुछ सीख लिया हमने। अब हम अगर पब्लिक ट्रैवल कर रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं या फिर अगर हम एस्केलेटर पर जा रहे हैं तो उसका जो हैंडल होता है उसको टच नहीं करना होता, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। सो डोर हैंडल्स, टैप्स, गारमेंट्स ऑल्सो। गारमेंट्स हम नहीं यूज़ करते ना, हमारे घर में अगर हम 4-5 लोग हैं, सबके अलग अलग टॉवल्स होते हैं। दिस इज़ अ हाइजीन, दिस इज़ फॉर हाइजीन पर्पस, बिकॉज इफ़ द पर्सन इज सिक तो टॉवल तो उसकी पूरी बॉडी के कनेक्ट में होगा एंड फिर उसका टॉवल शेयर करने से डिसीजेस फैल जाएंगे। एक चीज़ मुझे एड्स में और बतानी है बेटा आपको कि ये जो एड्स स्प्रेड होता है ना, इट स्प्रेड्स ब्लड कॉन्टैक्ट से, ठीक है, ब्लड कॉन्टैक्ट से। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमारे ब्लड के कनेक्शन में आ गया तो एड्स स्प्रेड हो सकता है। देन वन मोर, मदर्स मिल्क, आई विल एक्सप्लेन दिस, रुको एक मिनट। मदर्स मिल्क से, सीमेन से भी इट कैन ट्रांसमिट। तो कोई हेल्दी पर्सन है जिसको एड्स है बट पर्सन का डिटेक्ट नहीं हुआ, if the person is having sexual contact with the multiple partners, all those people will be suffering from AIDS because of semen contact. What is semen? Semen is the ejaculation. It is a basically fluid जो कि sexual contact के time पर release होता है from the males. ठीक है? Then mother's milk, if a mother is pregnant and she is having AIDS. Now when she will deliver the baby and she will feed the milk to the baby, then also AIDS virus can transmit. हैंडशेक से नहीं हो रहा, बच्चे को टच करने से नहीं हो रहा है, मदर्स मिल्क से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो दैट मदर शुड अवॉइड फीडिंग द चाइल्ड इन दैट ब्लड कॉन्टैक्ट। जितनी बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, उस टाइम पर हमें देखना चाहिए कि क्या डॉक्टर या नर्स ने नई सिरिंज को ओपन किया है, बिकॉज इट वॉज अ स्कैम ऑल्सो समवेयर कि यूज्ड सिरिंजेस हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही थी। अब अगर सिरिंज यूज्ड है, किसी को ऑलरेडी लगाई गई है, बाई चांस उस पर्सन को अगर एड्स हुआ, वही सिरिंज हमें लगाई गई, तो अगेन हो गया ना ब्लड कॉन्टैक्ट। किसी का रेजर नहीं यूज़ करना चाहिए,
रेजर हमेशा नया होना चाहिए, आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि बॉयज शेव करते हैं, गर्ल्स ऑल्सो शेव। देन ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज द फ्रेश, मतलब ब्लड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से ये शेयर हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है एड्स। नाउ कमिंग बैक टू फॉर्माइड बॉर्न डिसीज, अब कोरोना में हमने पर्सन को क्वारंटीन कर दिया था, उसके अलग कपड़े, अलग बर्तन, इनफैक्ट हम रूम भी नहीं खोलते थे, हम बिल्कुल ऐसे खाना पास कर देते थे, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यूटेंसिल्स भी अगर उस पर्सन के आसपास है, उस पर भी डिसीज के एजेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वेक्टर्स। नाउ दिस इज थोड़ा सा लेंदी टॉपिक, वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा था। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वो एजेंट्स हैं जो कि बीमारियों को फैला रहे हैं। अगेन ये खुद इतने इन्फेक्ट नहीं होते, इनको खुद कुछ नहीं होगा, जैसे मस्क्यूटो है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, जो कि हमें मस्क्यूटो बाइट से क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। तो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो ये मलेरिया डिसीज को स्प्रेड करती है। चलो इसको रीड करते हैं। व्हाट आर वेक्टर्स? ये वो एनिमल्स हैं जो कि बीमारी को एक सिक पर्सन से होस्ट तक फैलाएंगे। नेक्स्ट देखो, यहां पर बात करते हैं मस्क्यूटोस। बहुत सारी वैरायटी होती है मस्क्यूटोस की, एक आध मस्क्यूटो नहीं होता। जैसे ये एनोफिलिस मस्क्यूटो है, इसमें पर्टिकुलरली जो फीमेल वाली है वो अपने एग्स को नरिशमेंट देना चाहती है, तो वो किसके पास आती है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स के पास आती है। तो हमारे पास जितने भी मच्छर घूम रहे होते हैं ना, वो मच्छर नहीं, वो मछली है, वो फीमेल है, बिकॉज वो अपने एग्स को नरिशमेंट देना चाह रही है और हमारे ब्लड पर फीड कर रही है। एंड अगर मान लो वो मस्क्यूटो बहुत सारी गंदी जगह पर भी होते हैं, सीवेज में, बेकार खाने के ऊपर, तो एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है। आई टोल्ड यू, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये प्लाज्मोडियम उस खाने पर होगा या उस गंदी जगह पर होगा जहां पर ये मस्क्यूटो घूम रहे हैं। तो मान लो ये मस्क्यूटो था, लेट्स स्टडी दिस साइकिल। एक मिनट रुको, यहाँ कोई डर्टी जगह है जिसके ऊपर प्लाज्मोडियम बहुत सारे पड़े हैं और हमें दिखेंगे नहीं, बहुत ही छोटे होते हैं। फिर आया एक फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, ये आई अपने एग्स को नरिशमेंट देने के लिए, इसके अंदर एग्स है ना। अब इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में, मस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में एंटर कर जाता है ये प्लाज्मोडियम, एंटर इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, एनोफिलिस मस्क्यूटो इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डुगू खेलने गया गार्डन में, ना इसने ओडोमॉस लगाई हुई है, ना ही वहां पर कोई मॉस्क्यूलो रिपेलेंट है, ये आराम से खेल रहा है, कूद रहा है। तो जब ये मच्छर आकर इसको बाइट करेगा बेटा, तो इसके ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देगा ये प्लाज्मोडियम, इसके ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो नाउ यू सी हाउ मस्क्यूटो इज स्प्रेडिंग द डिसीज। ये मेन कॉज नहीं है और स्प्रेड कर रहा है। क्या मच्छर को मलेरिया होगा? नहीं। क्या इसको खुद मलेरिया होगा? नहीं होगा, हमें मलेरिया कर देंगे, इसीलिए मच्छर से दूर रहना है। देन देयर इज ऑल्सो अ मस्क्यूटो वेराइटी नोन एज क्यूलेक्स। क्यूलेक्स हमें फिलारियासिस बीमारी कर सकती है। एडीज मस्क्यूटो डेंगू और येलो फीवर कर सकता है। सी दिस इज एक्चुअली योर, अभी बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये तो मस्क्यूटो से होने वाली बीमारियां हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। फिर फ्लाइज पर आ जाओ। हमारे घर में मक्खियां घूमती रहती हैं, है ना, जहां हम साफ सफाई नहीं करते वहां तो बहुत ही ज्यादा मक्खियां आ जाती हैं। हाउस फ्लाई, टाइफाइड, डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, कंजंक्टिवाइटिस, सारी डिसीजेस को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज को भी, इनके जो हाथ पैर होते हैं ना बड़े स्टिकी होते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस आसानी से इनके हाथ पैर पर चिपक जाते हैं, फिर ये हमारे खाने के ऊपर बैठते हैं। ये मक्खियाँ तो फीकल मैटर के ऊपर भी बैठ रही है, हमारे खाने के ऊपर भी बैठ रही है, तो इसने डिसीज को फैला दिया। फिर सैंड फ्लाई, ये सैंड फ्लाई है, दिस इज सैंड फ्लाई। इसका कलर देख रहे हो, थोड़ा ये सैंड के सैंडी सा कलर होता है ना, इसका नाम सैंड फ्लाई है। ये काला अजहर नाम का डिसीज फैलाती है। कैसे? लीशमैनिया इसकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा, लीशमैनिया। लीशमैनिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। लीशमैनिया इसकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा और काला अजहर बीमारी फैलाएगा। सी फ्लाई, इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोल के देखो, इसको टिसी टिसी मत बोलना, इट इज सीसी फ्लाई। ये सीसी फ्लाई देखो ऐसी दिखती है, सीसी फ्लाई ये है। अब इसी से याद रखना सीसी, तो सीसी से स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी कर रही है जिसके बारे में अभी मैं बता रही थी, तो ये फैलाती है बेटा। गॉट इट? सो दीज आर द वेक्टर्स जो कि बीमारियां फैला रहे हैं। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज सिम्टम्स एंड साइंस। व्हाट आर सिम्टम्स, व्हाट आर साइंस, आर दीज सेम और आर दीज डिफरेंट? दीज आर डिफरेंट। देखो सिम्टम्स, अब जैसे मैंने तुम्हारी क्लास ले ली, ठीक है, उसके बाद मैं घर गई, मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लग गया, पेट में भी दर्द होने लग गया, फीवरिश फील हो रहा है, कफ भी है, कोल्ड भी है, ठीक है। सो मेरे को पता है नाउ आई एम गोइंग टू सफर फ्रॉम अ डिसीज, तो कुछ सिम्टम्स अपीयर हुए, ठीक है। सिम्टम्स कैसे अपीयर हुए? सिम्टम्स में मेरे को सर दर्द भी हो रहा है, बॉडी में भी पेन हो रहा है, फीवरिश भी लग रहा है, जॉइंट्स में भी पेन है बिकॉज ऑफ वीकनेस। फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास और मैं बोलूंगी कि मुझे देखो ये सब हो रहा है, अब मेरे को क्या बीमारी है। तो डॉक्टर बोलेंगे अच्छा आप मुझे एक लिस्ट बताओ कि आपको क्या क्या है, तो उसमें से जो ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होंगी वो उसी से मतलब पता लगा लेंगे दैट आई एम गोइंग टू सफर फ्रॉम अ वायरल फीवर, मुझे वायरल फीवर हुआ है। तो एक बीमारी के लिए जो पर्टिकुलर आपको हिंट्स दिखते हैं ना, उसको हम साइन बोलते हैं। सिम्टम्स मतलब बहुत ही सिंपल है, देखो इसको समझना, सिम्टम्स मतलब कोई बीमारी है, साइन बताता है एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है। देखो मेरे को फीवर भी हो रहा था, फीवर तो बहुत सारी बीमारियों में हो जाता है, तो फीवर होना एक सिम्टम है, ठीक है, बट वो फीवर टेस्ट करा के पता चलता है कि यार ये तो टाइफाइड फीवर है, ये तो मलेरिया का फीवर है, टेस्ट कराते हैं ना हम, तो उस टाइप का फीवर, जैसे एक फीवर के अंदर बहुत ज्यादा चिल्स आते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला डॉक्टर मुझे ना फीवर है, ओके जी, डॉक्टर ने मेरे को ऑब्जर्व किया, फीवर आना एक सिम्टम हो गया, फिर बीच में ना मुझे फीवर के साथ साथ बहुत सारे चिल्स आ रहे हैं, अचानक से मुझे बहुत तेज ठंड लगती है, तो डॉक्टर विल से आपको मलेरिया है, क्योंकि चिल्स आना मलेरिया का एक साइन है। तो साइन विल बी subjective to a particular disease. Symptoms मतलब कोई बीमारी है, sign exactly tells what is the exact disease. तो हर एक बीमारी के अलग अलग साइन हो सकते हैं। भाई बुखार तो होता ही है बहुत सारी बीमारियों में, बट वो बुखार कौन सी बीमारी के लिए है वो एक साइन बन जाएगा। सो सिम्टम्स एंड साइन आर डिफरेंट। सिम्टम्स बताता है कि कोई ना कोई डिसीज है, कलेक्टिव इंडिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिसीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। एक कलेक्टिव इंडिकेशन यानी कि बता दिया कि हाँ कोई बीमारी है। क्लियर? आगे बढ़े क्या? नाउ देयर आर सम MCQ जो कि हम करेंगे, उसके बाद हम एक नेक्स्ट पोर्शन पे पहुंचेंगे चैप्टर के। सिलेक्ट द इंट्रिंसिक डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स अमंग द फॉलोइंग। इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल, तो इनमें से कौन से है जो कि इंटरनल कॉज बन रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि पैथोजेंस की बात कर रहा है, ये एक्सटर्नल है। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, बाहर पॉल्यूशन वाली गैसेस हैं, बाहर से हमारे अंदर आएंगी, हमें रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स करेंगी, एक्सटर्नल है। एबनॉर्मल हार्मोन सीक्रेशन, हार्मोन तो हमारी बॉडी के अंदर ही सीक्रेट हो रहे हैं, बाहर से तो कोई इनटेक नहीं है, सो दिस इज द इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर। इनएडिक्वेट डाइट इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक फैक्टर, बट हमने देखा था इनएडिक्वेट डाइट दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी, तो हार्मोन सीक्रेशन इज द क्लियर आंसर हियर, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें से आपको बताना है क्रॉनिक डिसीज और डैश, तो आपको लाइन पूरी करनी है। क्रॉनिक डिसीज हैव लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, इंक्लूड कोल्ड, कफ, फ्लू। क्या ये क्रॉनिक डिसीजेस के एग्जाम्पल्स है बेटा? ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, एक्यूट डिसीजेस के एग्जाम्पल्स है। कैन बी क्योर्ड ओनली बाय सर्जरीज, इज दिस ट्रू? क्या सिर्फ सर्जरी से ही क्रॉनिक डिसीज ठीक हो सकते हैं? नो, बोथ ए एंड बी, अगेन नो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैव लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स कैन नॉट ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो बहुत ज्यादा फैलता है, हग से नहीं फैलता, ये कैजुअल कॉन्टैक्ट है, इससे नहीं फैलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग, अगेन मदर्स मिल्क से बेबी के अंदर जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैं आपको बता रही थी कि सिरिंज जो है वो फ्रेशली होनी चाहिए, फ्रेशली ओपन होना चाहिए उसका पैकेट, क्योंकि अगर यूज्ड होगी तो अगेन बीमारी फैलेगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, जिसमें आप अपनी बॉडी को समझेंगे। इसको करने के लिए ना आपको वही थोड़ा सा डॉक्टर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अंदर का डॉक्टर जगाना पड़ेगा, है ना। तो उसको आपको सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट टर्म इज इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? हमारी बॉडी में अगर कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, बैक्टीरिया अभी भी नोज और माउथ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं,
अभी भी आपकी बॉडी उनसे फाइट कर रही है, इसलिए हम बीमार नहीं हो रहे। बट ये कोशिश तो करते हैं कि मैं जाऊं यार, मैं बीमार कराऊं उपासना मैम को, मैं बीमार कराऊं नीव के बच्चों को, ताकि इनका पेपर ना हो। इनका यही इंटेंशन रहता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस कि हमारी बॉडी, मान लो जिस जगह पर इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारी बॉडी अपने सोल्जर्स भेजती है उस तरफ भागते हुए। जैसे मान लो हमारे इंडिया में कहीं पर हमें पता है कि यार टेररिस्ट ने बोला यहाँ पर अटैक करेंगे, तो वहां पर सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, वहां पर ज्यादा हलचल हो जाती है, लोगों को वहां से हटा देते हैं, बॉम्ब का चेक करना शुरू कर देते हैं, मशीन्स आ जाती है। सेम तरीके से हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है, जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं विच आर द सोल्जर्स, और यही हमारी इम्यूनिटी को बना रहे हैं। हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे आगे। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जहां पर ज्यादा इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको पता है यार यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया आया है, तो वो वहां पर एक रिएक्शन करेंगे, फाइट करेंगे, एंड उस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम भाग रहे थे और हमें चोट लग गई, स्किन पर घाव आ गया, वूंड आ गया, तो अब वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई ये तो डायरेक्ट एंट्री है, घुसो यहाँ से, है ना। अभी तो स्किन फिर भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, बट हमें जब घाव लग जाएगा, कोई घाव आ जाएगा, तो वहां से बैक्टीरिया वायरस आराम से घुसेंगे। ब्लड वहां पर बहुत सारे WBCs भेजता है, व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है कि भाई ये आने की कोशिश करे, इनको वहां पर मारो। तो वहां पर जो हमें रेडनेस होती है, वहां पर जो पेन होता है, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब जैसे किसी पर्सन को जॉइंट पेन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जॉइंट पेन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो डॉक्टर एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और देखेंगे कि क्या जॉइंट पेन किस वजह से हो रहा है। अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, देखो जॉइंट पेन कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हमारी हड्डियां वीक है, तो भी जॉइंट में पेन आ सकता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू बोन्स, राइट। या फिर हो सकता है इट इज बिकॉज ऑफ बोन डेंसिटी वीक हो गई है, बोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उससे भी जॉइंट पेन हो सकता है। तो डॉक्टर एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और देखेंगे कि क्या बॉडी के हर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो रही है या फिर एक पर्टिकुलर जगह इन्फ्लेमेशन हो रही है। सो दिस इज हाउ वी डिटेक्ट कि हाँ बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। समझे? नाउ व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां जो आपको डॉक्टर दे देते हैं, कलरफुल सी दवाइयां होती हैं, आपको पता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। बीमारी भी हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, दवाइयां भी हमने इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई हैं। तभी देयर आर गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो, देयर आर बैड बैक्टीरियाज ऑल्सो। तो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जो कि गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गुड बैक्टीरिया और फंगस से बने हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। तो जब भी आप दवाई लेते हो, आपको अगर कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, जैसे लेट्स जस्ट से ये एक बच्चा है डुग्गू, तो इसकी बॉडी के अंदर इसने कोई खाना खाया और इसके स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, इसकी स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, ये बैक्टीरिया आ गया इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो WBCs हमेशा ढूंढते रहते हैं, कोई आ तो नहीं गया, कोई आ तो नहीं गया, कोई आ गया तो उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो WBCs इस पर एक्ट करेंगे, बट ये बहुत चालाक है, ये बच गया WBCs की नजर से। हो जाता है ऐसा काफी बार, तभी तो हम बीमार पड़ते हैं। तो WBCs ने इसको देखा नहीं और ये हमारे स्टमक के एसिड से भी बच गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये इंटेस्टाइन के अंदर चला गया या हमारी ब्लड के अंदर चला गया, इसको तो पूरी जगह मिल गई। अब ये क्या करेगा, वहां पर रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। ये बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड कैसे करता है बेटा? डिवाइड करने के लिए इसको एक नया बैक्टीरिया बनाना है। नए बैक्टीरिया के लिए इसको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, है ना। नई सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, नई वॉल बनाएगा, प्रोटीन सब मिल जाते हैं इसको खाने पीने का अंदर से सोर्सेस। तो ये सारे के सारे सोर्सेस लेगा और नई वॉल क्रिएट कर देगा, नया न्यूक्लियस क्रिएट कर देगा। बट अब हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा ये दवाई लो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जैसे ही वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी के अंदर और आपके ब्लड के अंदर गई, मान लो ग्रीन कलर की दवाई डॉक्टर ने आपको दी, वो दवाई क्या करेगी, इस डायग्राम पर आओ, वो दवाई सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देगी। ये बैक्टीरिया चाहता था मेरी नई सेल वॉल बने, नहीं बनने देगी एंटीबायोटिक उसकी सेल वॉल, ठीक है। ये
चाहेगा कि नए सेल के अंदर न्यूक्लियस भी जाएगा, नया डीएनए भी जाएगा, डीएनए नहीं बनने देगी। तो एंटीबायोटिक जो हम दवाइयां खाते हैं वो कैसे रोकती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देती, बैक्टीरिया के डीएनए को बनने से रोकती है और नए प्रोटीन बनाने से रोकती है कि बैक्टीरिया कहीं नया प्रोटीन बनाकर अपने नए और बच्चे ना बना ले हमारी बॉडी के अंदर। तो 3 तरीके से एंटीबायोटिक काम कर रही है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ेगी, डीएनए को तोड़ेगी, प्रोटीन नहीं बनने देगी। ये अब बहुत अच्छी बात है, एंटीबायोटिक्स बन गई तभी हम दवाइयों से ठीक भी हो जाते हैं। बट अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है तभी, अगर हमें इन्फेक्शन है बिकॉज ऑफ वायरस, देन देयर आर नो एंटीबायोटिक्स जो वायरस की बीमारी को ठीक कर सके। फिर हमें अगर वायरल फीवर होगा और हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहेगा बेटा जाओ घर जाओ, अपना ध्यान रखो, बेड रेस्ट करो, अच्छे फ्लूइड्स लो, हेल्दी खाना खाओ, और मैं तुम्हें जो दवाइयां दे रहा हूँ वो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए फिर भी हो सकती है, बट कोई भी एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको नहीं देते हैं वायरल फीवर में या वायरल इन्फेक्शन में। क्योंकि वायरस जो होगा हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, उसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, उसका सरफेस क्या है, सिर्फ नॉर्मल प्रोटीन से बना हुआ है, उसके अंदर आरएनए है। वो डिवाइड कैसे करता है? हमारे ही सेल की सेल मेम्ब्रेन को यूज करके उसी को डिवाइड करना शुरू करता है। मतलब हमारी ही बॉडी को उसने कैद में ले लिया, बॉडी के सेल्स को कैद में ले लिया और फिर डिवाइड करवा रहा है। तो बहुत ही खतरनाक है उसका एक्शन। फिर हम इससे बचेंगे कैसे? बेटा हमारी बॉडी के WBCs पर विश्वास रखना होगा। हमें टाइम जरूर लगता है वायरल फीवर से, जैसे बोलते हैं ना वायरल फीवर है 3-4 दिन तो लगेंगे, 3-4 दिन तो लगेंगे ठीक होने में, 1 हफ्ता भी लग सकता है। यानी कि हमारी खुद की बॉडी ही अपने आप लड़ जाती है वायरल फीवर से, एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करते। रीजन अब आपको पता चल गया, क्योंकि वायरस की अपनी कोई सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो एंटीबायोटिक आखिर काम किस पर करे, किसको तोड़ेगा, है ना? यहाँ पर तो इसके पास थी ना चीजें ब्रेक करने के लिए, अब यहाँ पर कोई चीज ही नहीं है उसको ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं प्रिवेंशन के, आपने सुना भी होगा दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यार बीमार क्यों होना है, खुद को पहले बचा कर रखो ना। क्यों ऐसा क्यों हो जाते हैं? बीमार हैं तो हमारे पास दवाइयां एंटीबायोटिक्स ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। नो बेटा, देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहले तो ठीक होने में टाइम लगेगा, टाइम जाएगा हमारा, है ना? सो जैसे ये नर्स इनको बोल रही है यू विल बी फिट विद इन अ मंथ, तुम्हें 1 महीना लग जाएगा दीदी ठीक होने में। उसके बाद द इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड डिसीज टू अदर पीपल। खुद बीमार है तो दूसरे लोगों को भी तो बीमारियां फैलाएंगे, इसीलिए खुद को बचाओ, है ना? खुद भी तो बीमार है तो दूसरे लोगों को हम बीमार कर सकते हैं। देन ऑल्सो इट कैन डैमेज आवर इम्यूनिटी। बेटा ये हमारी इम्यूनिटी को भी पुअर कर सकती है। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो हमारी इम्यूनिटी पर भी फर्क पड़ सकता है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो वीक हो सकते हैं अगर कोई डेंजरस बीमारी हो। इसीलिए वी ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव हमेशा अच्छा है, क्योर तो हम हो जाएंगे चलो ठीक है, बट प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है क्योर होने से। नेक्स्ट इज योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देखो मैं आपको कुछ सेल्स दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो आपको यहाँ सेल्स मूव करते हुए दिख रहे हैं, एक्चुअली ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं। ये जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं दीज आर रेड ब्लड सेल्स, जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं दीज आर आवर व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में बेटा डिफरेंट टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाट डू दे डू, अभी मैं बताती हूँ। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे बैक्टीरिया या वायरस से चिपक जाएंगे और उसको खा जाएंगे। जैसे मैंने बोला बहुत सारे टाइप के WBCs है, तो देयर इज वन टाइप ऑफ WBC, वो जैसे ही देखता है ना अच्छा बैक्टीरिया आया है, ओहो वायरस आ गया बॉडी के अंदर, तो वो जाएगा और उसको अपने अंदर ऐसे एंगल्फ कर लेगा और उसको मार देगा। तो ये भी एक तरीका होता है WBCs का हमारी बॉडी के पैथोजेंस को मारने का। सो दिस इज हाउ WBCs एक्ट। क्या करा देखो, उसके ऊपर लग गया और उसको ब्रेक भी कर देता है कभी कभी, इसको डिसॉल्व कर देगा। WBC आया उसके साथ लग गया, या तो उसको पूरा एंगल्फ कर लेगा या फिर उसको पूरा तोड़ मोड़ देगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल डेड हो जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर नोट। हाँ अब यहां पर देखो WBCs एंड टाइप्स, देखो ये पूरी टेबल आपको याद नहीं करनी है,
पूरी टेबल याद नहीं करनी है, कहीं आप घबरा जाओ मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैम ये सब याद करना पड़ेगा। नहीं बेटा, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास 5 टाइप के WBCs होते हैं, ठीक है। वैसे हमने WBCs को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, क्योंकि कुछ ऐसे सेल्स है WBCs के जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दाने दाने दिखते हैं, ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, और कईयों के अंदर नहीं दिखते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हमने 2 टाइप्स बनाए, ठीक है। कौन कौन से? ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ये है आपके पास न्यूट्रोफिल और ये है आपके पास मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, यहां लिख दूं। न्यूट्रोफिल्स M से स्टार्ट हो रहा है, मोनोसाइट्स M से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल्स। एंड दूसरे कौन से हैं? इओसिनोफिल्स E, बेसोफिल्स B, लिम्फोसाइट्स L, राइट। ओके, गिव मी 1 मिनट। हमने क्या करना है? वेट बेटा। BEN, बेंटेन देखा है तुम सबने? बेंटेन एक कार्टून नेटवर्क पे शो आता है बेंटेन, तो उससे याद रखना दैट BEN इज इन 1 ग्रुप एंड MLA, MLA सबको पता है, MLA होता है हमारे जिनको हम वोट देते हैं, MLA के इलेक्शन चल रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना। तो M से हो गया मोनोसाइट्स, L से हो गया लिम्फोसाइट, M से हो गया मोनोसाइट, L से हो गया लिम्फोसाइट। तो MLA किस लिए हमने याद करना है? देखो मेरे को भी इसी से याद है, M से मोनोसाइट, L से लिम्फोसाइट और ये A ग्रैनुलोसाइट है, मतलब इनके सेल के अंदर आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते हैं, ग्रैन्यूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। वहीं पर BEN, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इनके अंदर आपको ग्रैनुलोसाइट्स दिखते हैं, इनको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। दो ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। 5 टाइप हो गए। अब इनमें से जो आपके न्यूट्रोफिल्स है, सबसे पहले देखो न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन से लड़ते हैं। इओसिनोफिल और बेसोफिल बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनका फंक्शन क्या है? जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ गया ना, तो बैक्टीरिया खुद तो मार ही रहा है हमारे सेल्स को, दूसरा वो अपनी बॉडी में से बैक्टीरिया एक फ्लूइड भी रिलीज कर देता है, वो फ्लूइड भी हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो हमारे ये इओसिनोफिल और बेसोफिल एंटी टॉक्सिन्स बनाते हैं। एंटी मतलब उल्टा, टॉक्सिन मतलब जो बैक्टीरिया और जो भी पैथोजन आया था उसने अपनी बॉडी से फ्लूइड रिलीज करा, उन्होंने अपनी बॉडी से जहर रिलीज किया जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं। देखो मैं बैक्टीरिया हूं, मैं आ गई बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो मैं खुद तो ऐसे दूसरे सेल्स को डैमेज कर ही रही हूँ, साथ ही मैंने अपनी बॉडी में से ना एक फ्लूइड भी रिलीज कर दिया, वो फ्लूइड भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है। तो यहाँ पर सारे WBCs खड़े हो गए। वो WBCs जो इओसिनोफिल और बेसोफिल है वो मुझे तो मार ही रहे हैं साथ साथ, बट जो मैंने टॉक्सिन्स बनाया ना उसके ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, एंटी टॉक्सिन्स भेज रहे हैं कि जो मैंने फ्लूइड रिलीज किया उसको किसी तरीके से बॉडी से रिमूव कर सके। तो इनका काम क्या है? एंटी टॉक्सिन्स है, ये एंटी टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स है हमारे ये लिम्फोसाइट्स। ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, बी और टी अल्फाबेट्स, बी सेल्स और टी सेल्स। ये सेल्स ना हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, जैसे ही कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आया तो उसको ना पहचानना पड़ेगा, अच्छा ये आया था और इसको हमने इस तरीके से मारा था, ये एक तरीके की इम्यूनिटी होती है। आई विल टेल यू दिस, वेट, इसको और अच्छे से समझाऊंगी मैं। फिर है मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स क्या करते हैं? ये करते हैं बेटा सेल ईटिंग। यहां पर हम एक पेज पे अच्छे से लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बातें लिख लेते हैं। इस वाली पिक्चर को तो एक बार रीड कर लेना, फिर आ जाओ इस पर। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स एक तरीके के क्या हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये ना मैक्रोफाजेस बनाते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, फाजेस मतलब खाने वाला। मैक्रो मीन्स लार्ज, फाज मतलब ईटिंग। तो आपने वो गेम खेला है जिसमें एक बड़ा सा ऐसे पैकमैन होता है? नहीं भी खेला तो एक बेटा ऐसे पैकमैन होता है, वो दूसरे सेल्स को, दूसरे कॉइन्स को ऐसे ऐसे करके खाता रहता है, ठीक है। अगर गेम नहीं भी खेला है तो कोई बात नहीं। तो मान लो ये एक तरीके का मैक्रोफाज है, इसके सामने अगर ऐसे छोटे मोटे बैक्टीरियाज आएंगे तो ये उनको क्या करेगा? खा जाएगा, ये उनको खा जाएगा।
दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस का क्या नाम है? फैगोसाइटोसिस। सेल को खा जाना, एक सेल दूसरे सेल को खा जाएगा। अमीबा भी तो अपना फूड ऐसे ही लेता है। अमीबा जितने भी सेल्स आते हैं बॉडी के, वो अपना खाना कैसे लेता है? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी साइटोप्लाज्म के अंदर एंगल्फ कर लेता है। तो इसने भी यही किया, ये एक मैक्रोफाज है, इसने दूसरे सेल को अपने अंदर ऐसे इनहेल कर लिया, इनहेल कर लिया नहीं, अपने अंदर एंगल्फ कर लिया, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। मोनोसाइट नाम के WBCs ने भेजे थे ये सेल्स, जैसे मोनोसाइट कर्नल है, इसने सोल्जर भेजे कि जाओ जवान और जितने भी तुम्हें दुश्मन दिखे उनको मार गिराओ। तो इसने मैक्रोफाजेस को भेजा, मैक्रोफाजेस को जितने भी ऐसे बैक्टीरिया दिखे उसको एंगल्फ कर लिया। ये सबसे पहला तरीका होता है किसी इन्फेक्शन को मारने का। अभी भी कुछ डीट होते हैं, बच जाते हैं, है ना, सारे दुश्मन को नहीं मार पाया ये। तो फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेमोरी सेल्स भी हैं, मेमोरी सेल्स, एम सेल्स, मेमोरी सेल्स, ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स ने बनाए। तो अब दूसरे सेल्स भेजे गए, कौन आए अब लड़ने के लिए? एक कर्नल ने अपना काम कर लिया, फिर दूसरे जवान आए, इनका नाम है लिम्फोसाइट्स। ये भी एक तरीके के WBCs है, अभी हमने पीछे देखा। ये लिम्फोसाइट्स क्या करता है? ये एंटीबॉडीज बनाता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। अब जैसे इनमें से कुछ बच गए थे ना बैक्टीरियाज, तो ये एंटीबॉडीज ऐसे इमेजिन करो कि गन्स और राइफल्स हैं, बॉम्ब्स हैं। तो हो सकता है किसी दुश्मन को ऐसे मुक्का मारा, वो मर गया, किसी दुश्मन को आपने गोली से उड़ाया, वो तब भी नहीं मरा, फिर आपने बॉम्ब फेंक दिया तो वो मर गया। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बड़ी सारी एंटीबॉडीज बनती हैं, वाई शेप्ड एंटीबॉडीज होती है, वाई शेप्ड एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज जाएंगी और इस बैक्टीरिया वायरस की पूरी वॉल पर ऐसे चिपक जाएंगी ताकि इसको मार सके, ताकि इसको मार सके। ये एंटीबॉडीज आई और इसको जाकर इसने अटैक कर लिया, ठीक है, अटैक किया, मारा इसको। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज थे, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनी और इनको मार दिया गया। अब मेमोरी सेल्स ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि इस वाले बैक्टीरिया को, मान लो ये टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है या ये चिकन पॉक्स वाला वायरस है, तो इसको ऐसे मारना है हमने, क्योंकि अगर ये दूसरी बार फिर से हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हम इतना टाइम नहीं लेंगे कि हम पहले देखेंगे यार अच्छा ये तो चिकन पॉक्स वाला वायरस है, इसको हम गन से उड़ाते हैं, इसको हम बॉम्ब से उड़ाते हैं। एक बार उन्होंने देख लिया कि भाई चिकन पॉक्स वाला गन से मरेगा, स्मॉल पॉक्स वाला बॉम्ब से मरेगा, तो वो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। ये सिर्फ समझाने का तरीका है, प्लीज इसको समझना, क्योंकि इतना ही है ये टॉपिक, और डिटेल में तो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कौन सी एंटीबॉडीज किसको मारती हैं। तो उन्होंने पहले देख लिया इस दुश्मन को कौन से हथियार से मारना है, सेल्स ने उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। जब पहले पहले नए नए आए थे तब टाइम लग गया ना ढूंढने में कि यार इसको ऐसे मारे, इसको ऐसे मारे। जैसे तुम एलियन वाली मूवीज देखते हो तो हीरोज पता लगाते हैं कि इसको ऐसे मारना है, उसको ऐसे मारना है, ठीक है। दूसरी बार अगर सेम विलन आ गया तो पता है ना भैया ये तो बम से ही मरेगा, ये तो गन से ही मरेगा। तो दूसरी बार वाला जो एक्शन होगा वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारी बॉडी दूसरा एक्शन कर भी जाती है। पहले एक्शन में हम बीमार होते हैं, हमें फीवर होता है, कमजोरी होती है, बट दूसरे एक्शन में हमें पता ही नहीं चलता। दिस इज नोन एज नेचुरल इन्नेट इम्यूनिटी। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, इसी के बेस पर वैक्सीनेशन आई, वैक्सीन्स बनी इसके बेस पर। वैक्सीनेशन क्या कॉन्सेप्ट है देखो, एक बार हम देख लें क्या यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, इम्यूनाइजेशन यही स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 सेकेंड। ये देखो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, पहले मैं उसी पेज पर आपको समझाती हूँ। देयर वॉज अ टाइम जब वैक्सीन का बारे में लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है। वैक्सीन जब आप छोटे थे, आप पैदा हुए होंगे तो आपको बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे जिसको हम वैक्सीन्स का नाम देते हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहले जब हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस आया, सबसे पहले जब हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस आया, ठीक है, तो हमारी बॉडी ने मेमोरी सेल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करा दी कि भाई इसको ऐसे मारना है। अब हमने जब ये प्रोसेस को पहचाना तो हमने जान के एक पर्सन के अंदर, हमने जान के इस पर्सन के अंदर बीमारी डाल दी। एक इंजेक्शन लिया और उसके अंदर हमने खुद ही जर्म्स डाल दिए।
इसको कभी भी वो बीमारी नहीं हुई थी। एक काम करते हैं, इसको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर वॉज अ टाइम ऑन अर्थ, स्मॉल पॉक्स की महामारी फैल गई बेटा अर्थ के ऊपर, सारे लोग स्मॉल पॉक्स से मर रहे थे, बहुत ही भयंकर बीमारी है ये होता है स्मॉल पॉक्स। इतने सारे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, लोग मर रहे थे इससे। अब क्या किया भाई, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज एडवर्ड जेनर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ठीक है यार महामारी तो फैल गई है, बट जिन लोगों को पहले काउ पॉक्स हो गया था ना, जिन लोगों को पहले काउ पॉक्स हो गया था वो नहीं मर रहे हैं इस बीमारी से, ना ही उनको एक बार भी स्मॉल पॉक्स हो रहा है। जब उन्होंने ये ऑब्जर्व करा तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आई और उन्होंने रिसर्च करी। उनको पता चला कि ये जो स्मॉल पॉक्स, 1 सेकेंड बेटा, हाँ, इनको पता चला कि जो काउ पॉक्स वाला वायरस है और जो स्मॉल पॉक्स वाला वायरस है सेम फैमिली को बिलोंग करता है, सेम फैमिली को बिलोंग करता है ये वायरस। यानी कि इस वायरस को बम से ही मारेंगे, चाहे स्मॉल पॉक्स का हो या फिर काउ पॉक्स का हो। ये बात जब एडवर्ड जेनर को पता चली तो उन्होंने क्या किया, कंफर्म तो करना था, अभी तो उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करा है, उनको समझ आया कि ये सेम फैमिली का वायरस है। तो जिन लोगों को पहले काउ पॉक्स हो चुका है जो कि इतनी डेडली डिसीज नहीं थी, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ना एक बच्चे को लिया और उसके अंदर जान के काउ पॉक्स का वायरस डाल दिया। इन्होंने एक बच्चे को लिया और सोचो उसको बिठाया और उसके अंदर काउ पॉक्स का वायरस डाल दिया। इसको काउ पॉक्स हुआ, फिर ये ठीक हो गया क्योंकि इतनी गंदी बीमारी नहीं थी। फिर इन्होंने उसके बाद इसके अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस डाल दिया, बेटा इसको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। यहां से निकल के आया वैक्सीनेशन का तरीका। अब आप बातों को रिलेट कर सकते हो, जैसे सबसे पहले सेम फैमिली का वायरस है, काउ पॉक्स का वायरस इस बच्चे की बॉडी के अंदर गया, सारी एंटीबॉडीज बनकर आ गई, पूरी इम्यूनिटी रेडी हो गई, इन्होंने देख लिया अच्छा ये वाली फैमिली का वायरस है, इसको तो बम से उड़ाना है। अब जो स्मॉल पॉक्स का वायरस इसकी बॉडी के अंदर आया तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को पता है कि इसको बम से उड़ाना है यार, ये किसी और चीज से नहीं मरेगा, तो क्यों टाइम लगाना, जल्दी से उसको मार देते हैं। तो दूसरी बार का एक्शन इतना क्विक होता है, इतना इफेक्टिव होता है कि इस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स निकल कर ही नहीं आए, इसको स्मॉल पॉक्स बीमारी हुई ही नहीं। चलो ठीक है काउ पॉक्स हुआ बट इट वाजंट डेडली। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वैक्सीनेशन का इन्वेंशन हुआ एंड साइंटिस्ट कौन से हैं, एडवर्ड जेनर। उन्होंने बताया कि अगर हम इंजेक्शन की हेल्प से जिस वायरस से हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, हम उस वायरस की ना इम्यूनिटी जनरेट करा देते हैं, हम बहुत ही कम अमाउंट में वो वायरस डाल देते हैं बॉडी के अंदर, खुद ही डालते हैं हम जान के, एंड थोड़ी बहुत कम अमाउंट में, और हम उसको डेड भी कर सकते हैं। डेड, हाफ किल, आधा मार दो, हाफ किल, या फिर वीक करके उसको डाल दो, स्मॉल क्वांटिटी में डाल दो, तो हमारी बॉडी खुद ही इससे लड़ लेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फीवर भी आए, हमें थोड़ी बहुत बीमारी भी हो, बट उसके बाद पूरी लाइफ में जब भी वो वायरस फिर से एंटर करने की कोशिश करेगा, अब हमारी बॉडी को पता है इससे कैसे लड़ना है, फिर ना हमें किसी और वैक्सीन की जरूरत है ना दवाइयों की जरूरत है, हमारी बॉडी और इम्यूनिटी उससे फाइट कर लेगी। बेस्ड ऑन दिस वैक्सीनेशन वॉज डेवलप्ड, और इसीलिए अब जो छोटे बच्चे होते हैं जिन जो वायरस से वाली बीमारियां हैं बेटा, उससे तो हमें पता है ना कि कोई दवाइयां नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है उसको ठीक करने के लिए, तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन ही लगाते हैं, उसके लिए हम वैक्सीनेशन ही यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। बेस्ड ऑन दिस वैक्सीनेशन केम नाउ फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, इसी को इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जन्म से बहुत सारे ना इंजेक्शंस लगते हैं, तुम्हें भी लगे होंगे बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन्स, वो वैक्सीन्स तुम्हें बचा रहे हैं लाइफ टाइम। अब जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, वैसे ये बैक्टीरिया से होता है, बट इसके लिए भी BCG नाम की वैक्सीन आई है, इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, 2 साल तक ही वो इफेक्टिव रहती है।
पोलियो ड्रॉप्स जो तुम्हें पिलाई जाती हैं वो भी बेटा वैक्सीनेशन का ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पोलियो ऐसी बीमारी है जो हमारे लिम्स को पैरालाइज कर देंगी, बिल्कुल डिसफंक्शनल कर देंगी, काम नहीं कर पाएंगे हमारे ऑर्गन्स। तो इसीलिए आपको बचपन से 5 साल तक पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है कि आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी जनरेट कर रही है। सच में जब वो पूरा और ताकतवर वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी उससे फाइट कर लेगी। स्मॉल पॉक्स हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू सम इंपॉर्टेंट डिसीजेस। वैसे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, बट हम कुछ ऐसे डिसीजेस की बात करेंगे जिस पर ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अब आपका टास्क क्या है कि आप बन रहे हो डॉक्टर और आपके पास आ रहा है पेशेंट, आपको बताना है कि उसके अंदर कौन सी बीमारी। ठीक है, चलो देखो, आया आपके पास एक पेशेंट, बोल रहा है डॉक्टर मुझे बहुत ठंड लग रही है, कांप रहा है वो, फीवर चेक करा आपने, बहुत हाई फीवर है, बेचारे को पसीना आ रहा है, सर में दर्द है, मस्कुलर पेन है, एनीमिया एंड चिल्स, आपने टेस्ट कराया, उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसको एनीमिया है और उसको ना चिल्स आते हैं बीच बीच में, फेवरिश तो लग रहा है बट बीच बीच में अचानक से चिल्स आते हैं। तो आप कौन सी बीमारी बताओगे बेटा? ये देखो, अब ये सारे के सारे क्या है, सिम्टम्स हैं, बट आपने चिल्स से और पूरा टेस्ट रन करके बताया कि बच्चा आपको तो मलेरिया है। तो नाउ यू विल सी, यू विल टेल द पेशेंट कि तुम्हें मलेरिया है, ये दवाइयां तुम्हें यूज करनी है। किसकी वजह से हुआ होगा मलेरिया? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से हुआ होगा। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? तुम उसको बोलोगे कि देखो, एक फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो होती है, इसने तुम्हें काटा होगा और उसकी वजह से ये बीमारी तुम्हें हुई है। अब तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हारे घर में मस्क्यूटोज हैं तो उससे दूर रहो, कहीं पानी जमा हो गया है तो वहां पर मस्क्यूटो रिपेलेंट्स यूज करो। डन। फिर नेक्स्ट दूसरा पेशेंट आया तुम्हारे पास, तुम बहुत ही बड़े डॉक्टर बन गए हो, अब बहुत ही सक्सेसफुल हो गए हो, तो तुम्हें एक पेशेंट बहुत ही ज्यादा वीक दिख रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तुमने उसके टेस्ट रन करे और तुम्हें पता चला कि उस पर्सन का इम्यून सिस्टम बिल्कुल डेड हो चुका है। जो उसके लिम्फ ग्लैंड्स है, लिम्फ ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा? हमारी बॉडी के अंदर जैसे एक फ्लूइड होता है ना ब्लड, ऐसे एक और फ्लूइड होता है लिम्फ। तो वो जो लिम्फ है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? WBCs कलेक्ट करता है। अभी आप इतना समझो अपनी क्लास 9th के हिसाब से कि लिम्फ ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर वो एरियाज हैं जहां पर बहुत सारे WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो आपने देखा वो व्हाइट ब्लड सेल्स वाली जगह स्वोलन है, बहुत ज्यादा फूली हुई है, यानी कि वहां हाईली इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन है, मतलब WBCs लगे पड़े हैं बेचारे बैक्टीरिया वायरस को किल करने में, बहुत मेहनत लग रही है उनकी। वेट लॉस हो गया, बार बार फीवर आता है, पसीना आता है, डायरिया है, पेट खराब है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगा पर्सन का। तो नाउ दिस इज द बिगेस्ट हिंट, क्या बीमारी है? इम्यून सिस्टम वीक है। अगर तुम सोच रहे हो एड्स, तो बहुत ही सही बात है। ये कौन से वायरस की वजह से? अब तुमने बताया भैया तुम्हें एड्स है, किसी भी वजह से हो सकता है, ब्लड कांटेक्ट हुआ होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, तुम्हारा सेक्सुअल कांटेक्ट रहा हो किसी एड्स पर्सन से, या फिर हो सकता है तुम्हारी मदर को, जो भी रीजन है तो तुम बताओगे, उसको पढ़ चुके हो तुम। तो तुमने बताया भाई HIV वायरस है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और तुम्हारे पास ज्यादा दिन बचे नहीं है। तुमने उसको समझाया कि ब्रेस्ट मिल्क, ब्लड, सीमेन से ये फैल सकता है। क्या तुमने कोई निडल शेयर करी थी? क्या तुम्हारा कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स रहा है रिसेंटली किसी पर्सन के साथ? क्या तुम्हारी मम्मी को तो नहीं था? सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू टेल द पेशेंट। नेक्स्ट एक और पेशेंट आया, कोई आया और बोलता है, बच्चा है, वो कह रहा है डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द है, बैक में, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दिन में 3 बार वॉमिटिंग आ जाती है, बॉडी पर रेड स्पॉट्स तुम देख पा रहे हो, उसको भी बहुत ज्यादा चिल्स है, फीवर है, भूख नहीं लग रही है, नोज और गम्स से ब्लीडिंग आ रही है, और तुमने उसके लिए टेस्ट रन किया NAATS, ये टेस्ट तुमने रन किया, ठीक है, and you detected the person is suffering from dengue fever, the person is suffering from dengue fever। तो देखो अब ये कौन सा बीमारी आपने डिटेक्ट करी कि भाई डेंगी है, इसको डेंगू नहीं डेंगी बोलते हैं, चलो हम डेंगू भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें आपने देखा पेशेंट्स को ये वाले सिम्टम्स हैं। अब नाउ यू रिमेंबर कि डेंगी किसकी वजह से हो रहा था? इट वाज बिकॉज ऑफ द Culex mosquito. Culex mosquito was the vector. It was caused because of a virus, DENV virus, है ना? So now डॉक्टर साहब आपको पता चल गया कि क्या बीमारी है, अब आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे।
ठीक है। DENV डेंगी वायरस होता है जो कि क्यूलेक्स मस्क्यूटो के काटने से होता है। ये बेटा इसका बैक एब्डोमिनल एरिया है, जब भी ये बाइट करती है या करता है तो इसका एब्डोमिनल एरिया से नीचे की तरफ बेंड होता है, जबकि जो नॉर्मल मस्क्यूटो हमें बाइट करते हैं मलेरिया वाले, उनका ऊपर की तरफ होता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? मस्क्यूटो रिपेलेंट्स यूज करो। हमारे जो नेट वाले डोर्स होते हैं, विंडोज पे नेट लगा हुआ होता है, वो इसीलिए होते हैं ताकि हम बच सके मस्क्यूटो से। नाउ वन मोर पेशेंट, आप तो अभी आसानी से देखते ही बता दोगे, क्योंकि देखो आपको पूरी बॉडी पेशेंट की येलो लग रही है, आईज इतनी ज्यादा येलो हो चुकी हैं। पर्सन इज सेइंग कि उसको डायरिया है, बट डायरिया तो बहुत सारे केसेस में होता है। अगेन आपने डिटेक्ट किया येलो आईज हो गई हैं, फिर आपने पूरा टेस्ट कराया तो आपको पता चला इन्फ्लेमेशन इन लिवर, लिवर में बहुत ज्यादा एक्शन हो रहा है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही है। देन टेम्परेचर हाई है, हेडेक, फटीग, जनरल वीकनेस एंड जॉइंट पेन है। डार्क येलो यूरिन, यूरिन टेस्ट भी हुआ, स्टूल टेस्ट भी हुआ, 3 से 10 दिन तक का इन्फेक्शन रहा है पेशेंट के अंदर। क्या बोलोगे? जॉन्डिस है। क्या बोलेंगे? जॉन्डिस है। हेपेटाइटिस ए बोलते हैं जॉन्डिस को, हेपेटाइटिस बी भी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगेन वो उससे फैलती है बीमारी, बट आपको हेपेटाइटिस ए पढ़ना है। इसका एक वायरस है हेपेटाइटिस वायरस, जो आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये वायरस की वजह से हो रहा है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? देखो इसमें आप क्योंकि डॉक्टर हो तो आप डाइट भी तो प्रिस्क्राइब करोगे पेशेंट को, तो आप बोलोगे कि आपको वाटर बहुत ज़्यादा क्लीन लेना है, वाटर कंजम्पशन बहुत साफ होना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए, या तो बॉईल कर लो पानी को। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगती है, ये भी आप प्रिस्क्राइब करोगे। और उसके बाद हाई कैलोरी डाइट, जूस ऑफ शुगर केन एंड रेडिश विद जैगरी। अब इसका पर्पस क्या है? देखो ये ना लिवर को इन्फेक्ट करने वाला एक डिसीज है, तो लिवर हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करता है, तो पेशेंट को फैट्स कट करने होंगे, बिल्कुल भी फैट नहीं लेना, लिमिटेड प्रोटीन्स एंड फैट्स, बिकॉज लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स, नो। तो इसीलिए आप बोलोगे कि कोई भी आपको हैवी मील नहीं लेनी है जिसमें फैट ज़्यादा हो, बिल्कुल लाइट फूड खाना है, दाल, बॉइल्ड दाल बंदा ले सकता है, या फिर कैलोरी डाइट ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कार्ब्स वाली डाइट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। ठीक है। देन वन मोर पेशेंट केम, डॉक्टर साहब दोपहर को बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, सर दर्द है एंड पल्स बहुत स्लो है, वाटर ग्रीन स्टूल्स आ रहे हैं, यानी कि डायरिया है एंड द स्टूल्स आर ग्रीनिश इन कलर, एंड आपने इसके लिए विडाल टेस्ट कंडक्ट कराया, विडाल टेस्ट कंडक्ट कराया। अब आप इसी से समझ गए होंगे किसी बच्चे ने अगर विडाल टेस्ट कराया हो तो। विडाल टेस्ट बेटा कौन सी बीमारी के लिए होता है? ये होता है टाइफाइड के लिए। तो टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज जो कि गंदे खाने और पानी से होता है। इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड एज सैल्मोनेला टाइफाई। दिस इज द बैक्टीरिया जो कि कॉज करती है ये बीमारी टाइफाइड। ठीक है, हो जाएगा। देन what are the precautions? Proper sanitation, then disposal of fecal matter. TAB वैक्सीन इसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है 3 साल के लिए, एंड देयर इज ऑल्सो दिस ड्रग विच इज नोन एज क्लोरोमाइसिटिन। बहुत ही फेमस ड्रग है क्लोरोमाइसिटिन, जो कि टाइफाइड वाले पेशेंट्स को दी जाती है। सो डॉक्टर जी आपको याद हो गया है क्लोरोमाइसिटिन, है ना? TAB वैक्सीन भी इसके लिए होती है। पेशेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पेशेंट एक और आ गया। अब भूख नहीं लग रही है डॉक्टर जी, एंड फीवर भी है, रात को पसीना आता है, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, और स्पूटम में ब्लड है, यानी कि जो बलगम है उसमें ब्लड निकल कर आ रहा है। सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि एक पेशेंट ने आपको बताए। ये कफ वाली चीज, अगर आपने सुना, अमिताभ बच्चन की एड भी आई थी टीबी से बचने के लिए, अगर आपका खांसी अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा है तो जरूर उसकी जांच कराएं। तो बेटा दिस इज बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है ना? सो दिस इज लंग्स को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है। क्या इसका प्रिवेंशन क्या है? इसका आइसोलेट कर दो, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है तो फैलेगा, इन्फेक्शियस है। BCG वैक्सीन इसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, 3 से 5 साल तक इसकी वैक्सीन काम करती है, फिर से लगवानी पड़ेगी उसके बाद। सो नाउ पेशेंट लिस्ट इज ओवर। अब होगा फ्यूचर डॉक्टर्स का टेस्ट। चलो आंसर करना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज? इनमें से कौन सा है जो कि वायरल डिसीज नहीं है? डेंगी, एड्स, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, ये सारे वायरस वाले डिसीज हैं। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज जो कि कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है? सैल्मोनेला टाइफाई से हो रहा है। देन नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, इनमें से कौन से पेशेंट के साथ अगर आप कॉन्टैक्ट में आए तो आप बीमार हो जाओगे? हाई ब्लड प्रेशर वाले के साथ, हम ऐसा तो नहीं हम हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के साथ खड़े हैं हमारा भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, जीन्स में प्रॉब्लम है। स्नीजिंग, छींकने से अगर हम किसी पर्सन के साथ खड़े हैं, उसने हमारे ऊपर छींक दिया तो ऑब्वियसली हमें वो बीमारी फैल जाएगी, क्योंकि स्नीजिंग एक ट्रांसमिशन है, एक ट्रांसमिशन का तरीका है, जो एयर ड्रॉपलेट्स के अंदर जर्म्स होंगे वो हम तक पहुंच जाएंगे। ब्लड कैंसर, कैंसर इज नॉट इन्फेक्शियस। If you live in an overcrowded and poorly ventilated house, it is possible that you may suffer from which of the following disease? हम ना बहुत भीड़ वाले एरिया में हैं, वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं है हमारे घर में, क्या हमें कैंसर होगा उससे? क्या एड्स होगा उससे? एड्स तो HIV वायरस के फैलने से होता है, आई टोल्ड यू कि किस तरीके से फैलता है। कॉलरा पानी से होगा। एयरबॉर्न डिसीज, क्योंकि वो जर्म्स बेटा एयर में ही रह जाएंगे, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरिया है तो बहुत सारे लोग उसमें बीमार होंगे, खांस सीख रहे होंगे, तो वो जर्म्स आपके एयर में ही सस्पेंड होकर रह जाएंगे एंड देन हमें इन्फेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, यू आर अवेयर ऑफ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो 5 साल तक आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई थी, आपकी लास्ट वाली फिंगर पे ऐसे मार्क भी लगा के जाते हैं कि हाँ इस बच्चे को पिला दिया है, आते हैं ना हमारे गाँव में गवर्नमेंट के एजेंट्स। सो अब जो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम था, चिल्ड्रन को वैक्सीन किया गया, तो वैक्सीन का क्या पर्पस है? वैक्सीनेशन से पोलियो जो है वो किल हो जाता है, पोलियो वाला वायरस किल हो जाता है। रॉन्ग, वैक्सीनेशन किल थोड़ी करती है। प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, क्या पोलियो वाले वायरस को बॉडी में एंटर नहीं करने देगी? रॉन्ग। इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी, दिस इज राइट ऑप्शन, इम्यूनिटी क्रिएट कराती है बॉडी के अंदर। ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग, इम्यूनिटी क्रिएट कराना ही तो वैक्सीनेशन का काम था, है ना। फिर आपके कुछ एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये एजर्शन रीजन मैं आपके 2 ऐड कर रही हूं, जो कि आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट टू बी फॉलोड इज सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। कैसे करना है, पहले ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है। द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट टू बी फॉलोड इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस, जो हमें अपनी बीमारी ठीक करानी है, पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया वायरस इनसे होने वाली बीमारियां, क्या उनके लिए सब में ट्रीटमेंट सेम था? क्या हम अभी पढ़ के आए हैं सबके लिए अलग अलग वैक्सीन थी, सबके लिए अलग अलग दवाइयां थी, प्रिकॉशंस थे, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। देन रीजन, वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट मेनी इन्फेक्शियस डिसीजेस, ये तो सच है, तो एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एंटीबायोटिक इज गिवन टू ट्रीट और प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है, एंटीबायोटिक से हम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ही ट्रीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वायरल लिखा होता तो गलत हो जाता। एनीवे आगे देखो, एंटीबायोटिक स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है, ये भी ट्रू है। कैसे रोकता है? उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनने देगा, उसको नया DNA बनाना है वो नहीं बनने देगा, उसको नए प्रोटीन्स बनाने हैं वो भी नहीं बनने देगा। सो बोथ आर ट्रू एंड रीजन एजर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। सो बच्चों, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। वाई डू वी फॉल इल हमने बहुत अच्छे से किया है, मैंने बहुत थोड़े अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपको डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेटा। एंड एक और आपका चैप्टर रह गया है, उसकी भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एग्जाम्स आ रहे हैं, CBSE बोर्ड में तो ये चैप्टर नहीं है, बट बाकी बोर्ड्स में ये चैप्टर का अच्छा वेटेज रहता है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये चैप्टर आपके लिए एक लाइफस्टाइल वाला चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए इसमें बेसिक चीजें, है ना। सो नाउ इफ यू आर रेफरिंग फॉर द बुक्स, तो आप क्लास 9th और 10th की PW की कॉन्सेप्चुअल बुक्स ले सकते हैं, जो कि ऐप पर अवेलेबल हैं और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं। ये ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर सब कुछ एक बुक में आपको मिल जाएगा, फ्लो चार्ट से लेकर समरी, देन ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम वेरी शॉर्ट टू शॉर्ट, एजर्शन, रीजन, MCQ। तो एक कॉम्पैक्ट बुक होती है ना, इसमें आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सारे एजुकेटर्स ने मिलकर यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया है, रिव्यू किया है, तो आप इससे पढ़ सकते हो। बिकॉज यू ट्रस्ट अस, सो वी हैव अ मटीरियल टू प्रोवाइड यू, जिसमें से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो नाउ वी आर एंडिंग द क्लास बेटा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।